अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अकबर बनेगा तो 56 में, अकबर बनेगा तो 56 में आएगा दूसरा, 26 में पहला, 61 में तीसरा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, 1775 से 82। अब ध्यान दीजिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण कौन बना? तो मेन एक ही व्यक्ति बने, कौन? रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव जो संधि किया, उस संधि के द्वारा अंग्रेज सेना लेके चली, कौन सी लड़ाई हुई? अरसा का युद्ध। तो नीचे डैश करके लिखिए, रघुनाथ राव के समर्थन में, रघुनाथ राव के समर्थन में, रघुनाथ राव के समर्थन में 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में कर्नल किटिंग के नेतृत्व में, कर्नल किटिंग के नेतृत्व में, कर्नल किटिंग के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मराठा पेशवा के साथ, अंग्रेजों ने मराठा पेशवा के साथ अरसा के युद्ध लड़े। अरसा के युद्ध अंडरलाइन कर देना, मराठा पेशवा के साथ अरसा के युद्ध लड़े। हाँ, संधि हम लोग किसके साथ करेंगे इस समय? आपका अरसा की लड़ाई के बाद संधि कौन होगी? पुरंदर संधि। क्योंकि संधि का कारण क्या है? इस समय वारेन हेस्टिंग्स तैयार नहीं है। उसका कारण क्या है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें सभी गवर्नर का प्रधान कौन है? बंगाल का गवर्नर। और बंगाल का गवर्नर कह रहा है कि 73 में हम प्रधान है, और इस संधि कब है? 75। और इसी कारण से हम इसको नहीं मानते, मानता नहीं देते। तो नीचे लिख दीजिए, अरसा का युद्ध हुआ जिसमें पेशवा सेना हार गई, जिसमें पेशवा सेना हार गई, जिसमें पेशवा सेना हार गई, पेशवा सेना हार गई। नीचे लिख दीजिए, बंगाल गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के हस्तक्षेप से, बंगाल गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के हस्तक्षेप से, वारेन हेस्टिंग्स के हस्तक्षेप से 1776 में पुरंदर की संधि हुई। वारेन हेस्टिंग्स के हस्तक्षेप से 1776 में पुरंदर की संधि हुई, 1776 में पुरंदर की संधि हुई, जिसके द्वारा पेशवा के जीते हुए क्षेत्र को अंग्रेजों ने लौटा दिया, जिसके द्वारा पेशवा के जीते हुए क्षेत्र को अंग्रेजों ने लौटा दिया, पेशवा के जीते हुए क्षेत्र को अंग्रेजों ने लौटा दिया। एक संधि शिवाजी और एक संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नीचे हम लोग फिर स्टार लाकर रास्ते लिखे, 1779 ईस्वी में ये दोबारा लड़ाई क्यों हुआ? क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के परिषद में कहा गया कि मौका बढ़िया है, और फिर बंगाल तैयार हो गया कि लड़ाई लड़ना है, इसलिए फिर लड़ाई हो गई। लिख दीजिए, 1779 ईस्वी में तेलगांव के युद्ध में, तेलगांव, बेलगांव कर्नाटक में, तेलगांव महाराष्ट्र में सब चल रहा है, अभी जो भी काम चल रहा है सब महाराष्ट्र की लड़ाई चल रही। 1779 ईस्वी में तेलगांव के युद्ध में, तेलगांव के युद्ध में मराठा अंग्रेजों को हराए, मराठा अंग्रेजों को हराए, अंग्रेजों को हराए, और दोनों के साथ बड़गांव की संधि की गई, और दोनों के साथ बड़गांव की संधि की गई, दोनों के साथ बड़गांव की संधि की गई। नीचे डबल स्टार लगा दीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये तुमको मेन ध्यान रखना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से लास्ट हुआ? सलवाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित 4 संधि, सूरत की संधि, दूसरा नंबर जल्दी बोलो कौन? पुरंदर की संधि, तीसरा नंबर कौन संधि है? बड़गांव की संधि, और चौथा सलवाई की संधि। चारों ध्यान रखेगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तो लिख दीजिए 1782 ईस्वी में, नीचे स्टार लगा लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि, सलवाई की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने, सलवाई की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को, अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया, माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार किया, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। चलिए अब हम लोग यहां पे पुनः कंटिन्यू करें, तो ध्यान दें, जब तक जिंदा है महादजी सिंधिया, जब तक जिंदा है नाना फडणवीस, इस समय मराठा कमजोर है कि मजबूत है? मजबूत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में आपने स्वयं देखा कि कितनी मजबूती के साथ मराठा लड़े, कि अंग्रेज सलवाई की संधि से ये मान गए कि जो क्षेत्र तुम्हारा रहो, हमको शांति से रहने दो, और जिसको तुम पेशवा कहो तुम्हारा पेशवा। अब ध्यान दीजिए, कहानी का टर्निंग अब यहां है, 1794 में महादजी सिंधिया भी मर गए, वृद्ध हो गए। इसके बाद अब एक ही व्यक्ति बचे हुए थे, नाना फडणवीस। 1800 में नाना फडणवीस भी मर गए। तो अब स्थिति हुई कि मराठा में अब बूढ़े बुजुर्ग कोई नहीं है, पुराने वाले, समझाने वाले अब कोई नहीं, और जब समझाने वाला कोई नहीं है तो कहानी अब टर्न हो गया। और टर्निंग अब ध्यान दीजिए, पूना के पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। यही बाजी पलट दी। बाजीराव प्रथम कितना बढ़िया बाजी पलटे थे, द्वितीय संस्थापक है, और बाजीराव द्वितीय ये भट्टा बैठावक है। दोनों में देखो अंतर है। इस समय बाजीराव द्वितीय बने हुए हैं 1795 से लेकर लास्ट तक 1818। ये अब देखो, इसके बाद बाजीराव द्वितीय जो देख रहे हो, ये बाजीराव द्वितीय के सलाहकार हैं दौलत राव सिंधिया। अब देखो कहानी तुमको पहले समझा दे, समझे रहोगे तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बहुत बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो हुआ क्या, पूना का पेशवा यहां रह रहा है, और बगल में सब अलग अलग पेशवा है, ये अपने आप को कह रहा है कि हम सबसे प्रधान। लेकिन प्रधान तभी लोग मानेगा जब ताकत है, ताकत कम होगा तो बगल वाला कहेगा हम भी प्रधान। और इस समय आपको याद है कि ऊपर के क्षेत्र में गुजरात में बोलो कौन है? गायकवाड़। कौन है? गायकवाड़। यहां पर कौन है? होलकर। इंदौर में मध्य प्रदेश के हिस्से में कौन है? होलकर। अब सुनिए जरा, कहानी का टर्निंग क्या है, ये टर्निंग ध्यान दो। पूना में सभी पेशवाओं के प्रधान पेशवा बने हुए हैं बाजीराव द्वितीय, इस सबसे हेड। टर्निंग पर ध्यान देना। इस साइड में जो होलकर देख रहे हो, इसके प्रधान है यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर ये इसके प्रधान। अब हुआ क्या है, मराठा में जिस समय अंग्रेज पलासी की लड़ाई जीत चुका है, बक्सर की लड़ाई जीत चुका है, मजबूत स्थिति में है, नीचे मैसूर पर भी पहुंचा हुआ है, अब उस समय ये लोग अलग नाटक कर रहे हैं, अपने में टूट गए। 5 परिसंघ है, और 5 परिसंघ में ही गुटबंदी चल रही है। गायकवाड़ और होलकर परम मित्र बने हुए, और दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि पूना पेशवा बाजीराव सेकंड बेकार, और होलकर के कई हिसाब किताब इनको नहीं मिल रहा।
तो बाजीराव द्वितीय के सलाहकार जो दौलत राव सिंधिया है, ये सिंधिया इनको सलाह देते हैं कि हम अभी मौका है, हमला करके यशवंतराव होलकर को मार दीजिए, दूसरा हेड बनेगा वो सही रहेगा, ये रहेगा तो मराठा और कमजोर हो। और सोचिए बाजीराव द्वितीय अंग्रेज से क्या लड़ेंगे, अपने ही में होलकर साम्राज्य पर 1802 में हमला कर दी। और 1802 में जब हमला किया तो सौभाग्य अच्छा था कि यशवंतराव होलकर एक मीटिंग में गायकवाड़ के यहां गया हुआ था, जिस समय हमला हुआ नहीं था, लेकिन सेना लेकर जब हमला हुआ तो पूरा खोजा तो यशवंतराव जो है मिला ही नहीं। तो इसके भाई मिले बिट्ठू जी, इसके अपने भाई बिट्ठू जी मिले, तो बाजीराव कहा कि जो है वो नहीं है तो बिट्ठू जी को ही मार दो ताकि खबर तो चल जाए कि हम एकदम गुस्साए हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, बिट्ठू जी की ही हत्या कर दी बाजीराव सेकंड। अब बताओ जब यशवंतराव लौटेगा, ये खबर सुनेगा तो समझ रहा स्थिति क्या हो। और यही 1802 में जब वो लौट के आया, सुना कि हमला किया था बाजीराव द्वितीय और भाई को मार दिया, तब यशवंतराव होलकर कहा कि समझ क्या रखा, स्वयं पूरा सेना लेके पूना पे ही हमला किया। और आश्चर्य की बात है यशवंतराव होलकर पूरा पूना ही जीत गया, डर से बाजीराव भाग गए। अब ये लीजिए कहानी टर्न हो गई, जो प्रधान पेशवा है वो फॉर्म में आकर के बिट्टू जी को मार दिया, और बिट्टू जी को जब मार दिया तो यशवंतराव होलकर ये पूरा सेना ले जाकर के और हमला कर दी और पूरा पूना को ही कब्जा में ले लिए, बाजीराव द्वितीय ही भाग गया। अब बाजीराव द्वितीय के पास कोई चारा नहीं बचा, क्यों, उसके क्षेत्र पर इसी पेशवा का हेड यशवंतराव होलकर का कब्जा हो गया। अब बाजीराव सेकंड सोच रहा है क्या करें, और इस समय आपको याद है 1799 का जो फेज था तो नीचे से मैसूर भी जीत चुका था और अंग्रेज 1800 में निश्चिंत था मैसूर से भी। अंग्रेज अब सोच रहा था कि सहायक संधि मराठा से करें, लेकिन मराठा तो अभी पहला युद्ध में ही देख रहा है कि पुट्टे पर हाथी नहीं देने दे रहा, एकदम फॉर्म में। अब बाजीराव सेकंड जब हार गया है, पूना पर यशवंतराव कब्जा किया है, तब अंग्रेज खबर भिजवाया है बाजीराव सेकंड कि सहायक संधि पर दस्तखत करो, बाकी हम समझ ले, तुम प्रधान हो, हेड हो, और इसीलिए तुम अगर दस्तखत करते हो तो अंग्रेज पूरा सेना से यशवंतराव होलकर को यहां से भगाएंगे। अब जो हारा हुआ है बाजीराव सेकंड वो क्या करे, तो बेचारा देखा कि बेचारा बने हुए हैं ही, तो इसने एक नया डिजाइन किया। 1802 की बात है, अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट संधि है क्योंकि यहीं से मराठा का बेड़ा गर्क होने वाला है, और यह सहायक संधि पर दस्तखत कर दिया बेसिन की संधि के द्वारा। अब सहायक संधि का मतलब है कि अंग्रेजों की सेना हमारी सुरक्षा के लिए रहेगी। अब सोच सकते हो कि बाजीराव सेकंड हस्ताक्षर क्या कर रहा है कि पूना में अंग्रेज सेना रहेगी, मराठा सेना नहीं रहेगी। पूना का कोई विदेशी मामला अंग्रेज देखेंगे, कोई लड़ाई हो और लड़ाई बंद हो अंग्रेज अनाउंस करेंगे, कोई विदेशी से हमको मिलना है, फ्रांसीसी से, पुर्तगाल से, बिना अंग्रेज परमिशन से नहीं मिलेगा, सब अंग्रेज साफ साफ करा के पहले समझ लो, तब दस्तखत करो, दस्तखत करोगे तो हम फिर समझ लेंगे। और पूना में हमारी सेना रहेगी, भी पक्का है, तुम्हारी सब सेना भंग हो जाएगी और तुमको केवल बदले में जितना सेना में खर्च कर रहा है वो सब नहीं देना है, सिर्फ 26,000 वार्षिक दो, सेना सुरक्षा होगी। ये देख रहा है कि सब मेरा पुना ही छीना गया है तो जैसे मिल जाए, इसको तो मैंने खींची है, और इसीलिए सोच लीजिए सहायक संधि पर 31 दिसंबर 1802 को दस्तखत कर दिए। और जैसे ही दस्तखत किए सब इनको अब बोल रहे हैं कि एकदम खत्म आप आदमी। अरे बदमाशी किया था होलकर, बदमाशी किया गायकवाड़, तो आपके पास सिंधिया है, आपके पास और कौन बच गया, जल्दी बोलिए, इसमें भोसले हैं, ये सब से मिले, आप अपने से क्यों दस्तखत कर दी। इनको जब सब मिलकर समझाने लगा कि क्या कर दिया, आप मराठा के हेड थे, आप शिवाजी के सोचो सिस्टम है, बाजीराव प्रथम के वंशज हैं और आप अंग्रेज से मिल गए। जब पूरा सब लोग चार्ज किया तो ये बाजीराव सेकंड उधर अंग्रेज से डिस्चार्ज हुए कि बहुत बड़ा भूल की, लेकिन दस्तखत करने से क्या हो, सब मिलो फरियाद, दस्तखत भी कर दी। और जब सब समझाया तो फॉर्म में भी आए हुए हैं, और यही 1803 में ये भिड़ जाएंगे। 31 दिसंबर 1802 को दस्तखत है तो 3 आ ही गया है, और इसीलिए 3 में ये सोचो दस्तखत करके सहायक संधि करके और तीनों मिलेंगे, कौन कौन, सिंधिया, भोसले और पेशवा जो मेन है बाजीराव सेकंड, और तीनों मिलकर कहेंगे अंग्रेज से लड़ेंगे। ये दोनों साइड रहेंगे, क्यों, कहेंगे हम थोड़े किए, गलती उसका है, और इसीलिए होलकर और गायकवाड़ साइड है। यही देखो मराठे की फौज, पांचों मिले होते तो परिणाम कुछ और होता, और अंग्रेज कोई तलाश में था। फॉर्म में तीनों मिलकर लड़ने गए और तीनों की सेना हार गई। अंग्रेज कहा कि वेरी गुड, केवल एक सहायक संधि पर दस्तखत किया पूना वाला, पकड़ो बढ़िया से दोनों को, और इससे भी दस्तखत कराओ। ये सब दस्तखत कर देगा तो सबका सेना खत्म, हमारा सेना होगा। खुश है कौन, गायकवाड़ और कौन, होलकर, कि हम लोग बच गए। अंग्रेज कहेगा कि 5 संघ है ना जी, 3 साइन किया है, 2 का नहीं किया, ले चलो सेना, ये दोनों को भी ठीक करो, और ये दोनों से भी दस्तखत करा ली। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों से ही होल कराएंगे तो ये सभी लोग दस्तखत में आ जाएंगे। द्वितीय में आपको ध्यान रखना है कि पांचों जो है इस परिसंघ में वो सब सहायक संधि में दस्तखत लास्ट होते होते सब करेंगे, और सारा क्षेत्र अंग्रेज अब अपना सेना रखेगा। तो इनका क्षेत्र समझ ही रहे हो, नीचे तो ऑलरेडी जीते ही थे, मराठा के सब मिला दिए तो समझ लो कहां से कहां पहुंच गए, और हैदराबाद का निजाम वगैरह सब शामिल है, बंगाल शामिल है। तो अंग्रेज के पास अब केवल कौन बचेगा, पंजाब और कौन, इधर अवध, बाकी सब क्षेत्र उनका। अब यहां पर ध्यान से समझिए, यही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सब संधि के द्वारा आपको देखना है कि सब तैयार हो गए कि हम आपके साथ सहायक संधि करेंगे। जब लड़ाई हुई 1803 में तो गायकवाड़ और होलकर तटस्थ रहे कि हम नहीं लड़े। लड़ने में कौन कौन गए, सिंधिया, भोसले और पेशवा, ये तीनों एक लड़ाई लड़े और एक गांव का युद्ध, और इनके साथ संधि हुई सरजी अर्जन की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरजी अर्जन की संधि और अरे गांव का युद्ध किस आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है, द्वितीय आंग्ल मराठा। देखो तुमको क्वेश्चन यही देख, निम्नलिखित में कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। अब उसमें उसका चॉइस दे दिया कि आपको चॉइस ए जो है तिलगांव की संधि, चॉइस बी, इसमें ध्यान दीजिए उसी में आपको दे दिया सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, और एक दे दिया सरजी अर्जन की संधि। तो आपको ध्यान रखना है सरजी अर्जन की जो संधि है यह संधि किससे संबंधित है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। अब ध्यान दीजिए, उधर बड़गांव की संधि याद है ना सबको, तो आपको तिलगांव का युद्ध, बड़गांव की संधि, इधर क्या है अरे गांव का युद्ध, सरजी अर्जन की संधि। आपसे पूछेगा अरे गांव का युद्ध कौन कौन लड़े, सिंधिया, भोसले, पेशवा। अब सुनो, इस युद्ध में सरजी अर्जन की संधि सिंधिया के साथ हुई और गुजरात के भड़ौज ले लिए गए। इस साइड में भोसले से संधि हुई, देवगांव की संधि, और कटक क्षेत्र अंग्रेज ले लिया। और पेशवा तो पहले ही से दस्तखत किया, कहा कि तुम तो बिना मतलब फुटबॉल कर रहा है, तुमसे तो दस्तखत हम ले ली, तो इसीलिए 2 का दस्तखत लेंगे। भोसले का दस्तखत कौन है, देवगांव की संधि, सिंधिया का दस्तखत कौन है, सरजी अर्जन की संधि। बच गए कौन कौन, गायकवाड़ और होलकर, तो ये बचेंगे नहीं। 1803 में इन लोग गए और 5 में फिर एक लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में राजपुर घाट की संधि से ये दोनों हो गए, और गायकवाड़ और होलकर ये सभी लोग भी सहायक संधि पर दस्तखत कर दिए। और इस प्रकार ये पूरा मराठा परिसंघ अब किसके अधीन हो गया, अंग्रेज। अंग्रेज की सेना, इन लोग को कहेंगे रहो तुम, सब राजा है तुम लोग, लेकिन सेना हमारी होगी।
लेकिन अब सुनिए, अब इनके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध बहुत छोटा है, इसको जस्ट कंप्लीट ही करते हैं। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 क्यों हुआ वो सुन लीजिए। इस समय जो पूना पेशवा है कौन है? बाजीराव द्वितीय। कारण समझो, दो कारण मेन। एक तो देखोगे कि बंगाल का जो गवर्नर है वारिंग हेस्टिंग्स, वो तत्कालिक कारण देख। दूसरा कारण बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ौदा के गायकवाड़। अभी आपको याद है गायकवाड़ और पूना में पटरी नहीं, दो खेमा बना हुआ था। और इसमें देखिए पूना पेशवा कौन है? बाजीराव, और बड़ौदा के कौन है? गायकवाड़। अब बाजीराव गायकवाड़ के यहाँ चिट्ठी भेजा कि हिसाब किताब हम देख रहे हैं, आपके यहाँ 1 करोड़ हिसाब निकल रहा है, हम प्रधान है तो पैसा इतना भेजना है, आप जो तहसीलें हैं 1 करोड़ का हिसाब। ये कहा कि हो ही नहीं सकता है। हिसाब कौन देखते हैं आपके? तो हिसाब देखने वाला इनके मंत्री हैं त्र्यंबक जी, और इनके मंत्री प्रतिनिधि हैं गंगाधर शास्त्री। ये दोनों कहा कि भाई हिसाब तो वो लोग देखते हैं। बाजीराव कहा ऐसा कीजिए कि आप अपना जो हिसाब देखता है उसको भेजिए, हिसाब समझेगा। तो गायकवाड़ देखा क्यों लग रहा क्या, ठीक है भेज देते हैं। तो गायकवाड़ के प्रतिनिधि गंगाधर शास्त्री त्र्यंबक जी के पास आए, त्र्यंबक जी हिसाब निकाले थे कि 1 करोड़ ड्यूज है, बाजीराव द्वितीय को समझाए। तो अभी दोनों हिसाब जब देखे तो दोनों उलझ गए। ये कहे कि गलत जोड़े हैं आप, ये कहे कि देखिए एकदम लिखा हुआ। और दोनों रूम में हिसाब करते करते इतने उलझ गए कि त्र्यंबक जी गंगाधर शास्त्री की नैरेटिव क्या करते कि तुम हिसाब मेरा गलती कर रहा है। अब देखो मामला उलझ गया। अब किसी का रिप्रेजेंटेटिव हिसाब के लिए आया है और मार दिया। एक तो ऐसे ही दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो अब गायकवाड़ अंग्रेज से कहता है कि देखिए सहायक संधि हम पर दस्तखत इसीलिए किए हैं, सेना भेजिए। अब कुछ नहीं, सेना हमको बाजीराव द्वितीय से नहीं मतलब है, लेकिन सेना भेजिए, त्र्यंबक जी को पकड़ के लाए। हम पूछेंगे मारा क्यों, मारने वाला तो ये। अब अंग्रेज भी सेना भेज रहा है कि क्यों मारे, एक कारण ये चल रहा है। दूसरा, बंगाल के गवर्नर की देखो तत्कालिक कारण है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। बंगाल के गवर्नर जब बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स, तो इनको मालूम है कि मराठा का प्राण पिंडारियों में, उनकी लड़ाकू सेना पिंडारी है। ये गांव जब तक रहेगा मराठा उठा उठा के कभी भी मजबूत बनेगा। पिंडारी का मतलब मराठा की सेना। आपको बताया था पिंडारी का मतलब एक बस्ती में लड़ाकू लोग बसे हुए थे जिनकी ड्यूटी थी कि युद्ध के समय जाइए, लड़िए, हिस्सा लीजिए, फिर वापस हुई। ध्यान दीजिए, मराठा सब संगठित है, लेकिन हाँ सेना भी उसके पास है, अस्थायी सेना के रूप में पिंडारी हमेशा सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा कारण है कि मराठा के पास सेना भी परमानेंट में पिंडारी थी, लेकिन सहायक संधि होने से पिंडारी लोगों को हटा दिया। अब सारे पिंडारी लोग गांव में, और इन लोग तलाश कर रहे हैं, मालिक को उसका है कि बोलिए हम लोग है ना फिर लड़े। और वारेन हेस्टिंग कोई खबर जा रहा है कि इसको सपोर्ट अगर कोई करेगा, मजबूत कोई करेगा तो पिंडारी। हाँ सॉरी, वारेन हेस्टिंग्स लिख दिया। वारेन हेस्टिंग्स तो सबसे पहला गवर्नर हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें जो देख रहे हो उसमें हम लोगों को ध्यान रखना है। इसने क्या किया, पिंडारियों के बारे में सोचा कि ये मराठा का बैकबोन है, यही रीढ़ है, अगर इसको हम समाप्त कर दें तो बस कभी मराठा नहीं उठेगा। और इसीलिए 1817 में तत्कालिक कारण है, हेस्टिंग्स ने पूरी सेना लेके पिंडारियों पर हमला कर दिया। अब बताओ, पिंडारी हमेशा से भक्त रहे किसका? मराठा का। अब मराठा की जिम्मेवारी है कि भाई हमारे मेन सेना पे हमला है तो बचाएं। दूसरा, इधर मुख्य पेशवा से त्र्यंबक जी की भी डिमांड चल रही। ये डबल कारण से ये लोग फिर शामिल हो गए और 1817 में एक लड़ाई है, किरकी का युद्ध। लड़ाई का नाम क्या है? किरकी का युद्ध। और इस युद्ध में मराठा तो ऑलरेडी समाप्त थे ही, मराठा फिर हार गए। और मराठा जब हारे तो अंग्रेज कहा कि अब ऐसे नहीं होगा, इन लोग को पूरे खत्म करना होगा। ये बैठ के जो पूना लिए हुए है, बैठ के जो नागपुर लिए हुए है, ये सब हटा के बंबई आराम से रहे, इन लोग को पेंशन उनसन देके कहीं हटा देना। और इसीलिए किरकी के युद्ध के बाद एक फैसला किया गया कि मराठा परिसंघ भंग, कोई पांचों परिसंघ नहीं है। सबको कहा गया सिर्फ तुम लोग पेंशनर हो, और जहां कहते हैं वहां जाओ। हेड पेंशनर की हालत सुन लो। बाजीराव द्वितीय को कहा गया कि पूना छोड़ दीजिए, बड़ा सुंदर जगह है, हम लोग रहेंगे, और आपको एक घर देते हैं, आप कानपुर शिफ्ट हो जाइए। और सोचिए, बाजीराव द्वितीय को कानपुर भेज दिया और कहा कि घबराइए नहीं, आप राजा हैं, आपके सब क्षेत्र हम ले लिए हैं, तो सालाना 8 लाख पेंशन देंगे, वो भी तब जब आप हमको टेंशन नहीं दीजिए। अगर हमको टेंशन दिए तो पेंशन बंद हो जाएगा। और यही देखो, कानपुर में पहुंच गए कौन? बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय का कोई बेटा नहीं है। बाजीराव द्वितीय अपने भतीजा को गोद लिए हुए। अंग्रेज कह दिया कि अब अगला कोई भी इधर उधर पेशवा नहीं होगा, लास्ट हो गया। और इसीलिए अंतिम पेशवा 1818, यही मराठा परिसंघ भंग होने, पेशवा खत्म हो, पेशवा का कोई पद नहीं है, मराठा परिसंघ ही भंग है तो कोई पेशवा नहीं। और इसीलिए बाजीराव द्वितीय का बेटा नहीं है, भतीजा का नाम है धोंधू पंत। और धोंधू पंत को ही नाना साहेब कहते हैं। ये नाना साहेब आप 1857 के विद्रोह जब पढ़ोगे तो वहां आएगा। अब अंग्रेज बदमाशी क्या कर रहा है, जब बाजीराव द्वितीय मर गए हैं तो धोंधू पंत नाना साहेब को चिट्ठी भेज रहा है कि उनको ना पेंशन देते थे, आप बेटा रहते तो सोचते ही भतीजा उतीजा को पेंशन नहीं मिलेगा। और दूसरा ये भी सुन लीजिए, कानपुर भी खाली कर दीजिए। अब इस सुनना, बताओ नाना साहब फॉर्म में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और यही 1857 के विद्रोह में आगे नाना साहब पढ़ोगे तो वहां लिंक जुटेगा कि नाना साहब क्यों लड़ाई में भाग लिए, कारण बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। बाजीराव द्वितीय कानपुर कैसे पहुंच गए? किरकी की लड़ाई में हारने के बाद पूना से इनका शिफ्टिंग कहां है? कानपुर। अब देखो 1857 के विद्रोह में कानपुर का स्टेप हमने उठाया, तो क्या ये स्टेप क्लियर है सबका? अब इन बातों को जल्दी से लिखिए, मराठा कंप्लीट हो जाएगा। नीचे हम लोग हेडिंग दे दें, नीचे पहले दोनों की मृत्यु के बाद तब हम लोग हेडिंग दे देंगे। नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखिए 1794 डैश देके 1794 डैश देके महाजी सिंधिया की मृत्यु, महाजी सिंधिया की मृत्यु। नीचे लिख दीजिए 1800 डैश देके 1800 डैश देके नाना फडणवीस की मृत्यु। बस ये दोनों मरे, मतलब समझो बुजुर्ग लोग पार, बाकी लोग अब सिर्फ लड़ाई झगड़ा पे शुरू। अब स्थिति बाजीराव द्वितीय का देख ही रहो। 1800 नाना फडणवीस की मृत्यु। नीचे हेडिंग दे दो, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ब्रैकेट में 1803-5। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-5 लिख दीजिए, डैश देखिए। 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में पूना पेशवा बाजीराव द्वितीय, पूना पेशवा बाजीराव द्वितीय ने होलकर क्षेत्र पर आक्रमण कर यशवंतराव होलकर के भाई
यशवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दिया, बिट्ठू जी की हत्या कर दिया, यशवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दिया, बिट्ठू जी की हत्या कर दिया। नीचे डैश लिख दीजिए, यशवंतराव होलकर ने इसके प्रतिशोध में पूना पर अधिकार किया, इसके प्रतिशोध में पूना पर अधिकार किया, पूना पर अधिकार किया। नीचे अस्तार लाकर लिख दो, 31 दिसंबर 1802 को, 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किया, अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि किया, बेसिन की संधि किया, और वे सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें पूना में अंग्रेजी सेना रखने पर तैयार हुए, पूना में अंग्रेजी सेना रखने को तैयार हुए। नीचे डैश लिख दीजिए, 1803 में औरे गांव का युद्ध हुआ, जिसमें गायकवाड़ और होलकर तटस्थ रहे, तटस्थ में दोनों में किसी तरफ से नहीं, अंग्रेज तरफ से नहीं, इस तरफ से कोई तट पे नहीं, तो तटस्थ है। गायकवाड़ और होलकर तटस्थ रहे, क्यों तटस्थ रहे, कारण समझ आना, क्योंकि तुम्हारा मामला तुम समझो। गायकवाड़ और होलकर तटस्थ रहे, और सिंधिया, भोसले और पेशवा की संयुक्त सेना की हार हुई, सिंधिया, भोसले और पेशवा के संयुक्त सेना की हार हुई, सिंधिया, भोसले और पेशवा के संयुक्त सेना की हार हुई, पेशवा के संयुक्त सेना की हार हुई। नीचे डैश लिख दो, सिंधिया के साथ सरजी अर्जन की संधि की गई, सिंधिया के साथ सरजी अर्जन की संधि की गई, और भोसले के साथ देवगांव की संधि की गई, भोसले के साथ देवगांव की संधि की गई, जिसमें दोनों ने अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार किया, नीचे डैश लिख दीजिए, 1805 में गायकवाड़ और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की गई, जिससे दोनों सहायक संधि को स्वीकार किए, चलिए नीचे लास्ट, मराठा में 3 अक्षर, तो मराठा आंग्ल मराठा कितना युद्ध 3, आंग्ल सिख युद्ध 2, आंग्ल मैसूर युद्ध 4, ये तो तीनों क्लियर है सबका। अंतिम जब होगा ना अफगान, नेपाल और बर्मा पढ़ाएंगे, तब सब युद्ध एक जगह कर देंगे, उसमें संधि और कौन लड़ा और डेट, वो एक पन्ना जो रहेगा ना परीक्षा के दिन खाली पन्ना देख के जाना, क्वेश्चन तुम्हारा वही रहेगा, तो लास्ट एक पेज में आएगा। अभी पढ़ते पढ़ते तुमको कई लड़ाई हो गई, अब कई युद्ध होगा तो इधर उधर हुआ, लेकिन घबराना नहीं है, जैसे आपको उधर मानचित्र में किए थे ना, वैसे सब युद्ध एक जगह, संधि एक जगह, महत्वपूर्ण तथ्य एक जगह, डेट एक जगह, एक ही पन्ना का खेल है, बस सब पन्ना छोड़ के वो पन्ना ठीक करो, 2 अंक हो गए, तो आपको मेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नीचे हेडिंग दे दीजिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1817-18, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18। पूछा जाएगा अंतिम पेशवा कौन रहे, बाजीराव द्वितीय, तो दिमाग में ऐसे बैठ गया, संस्थापक बाजीराव प्रथम, द्वितीय संस्थापक कौन है, बाजीराव प्रथम, अब बट्टा बैठाने वाला बाजीराव द्वितीय, पहली बार सहायक संधि पर हस्ताक्षर बाजीराव द्वितीय, सब तो यही ना किया, हस्ताक्षर भी कर दिया 12 में, और हस्ताक्षर करके सब समझाया तो सेना लेके भी लड़ने आ गए, उसी में हार गया ये। तो इसमें हम लोग देखें तो नीचे लिख दीजिए तात्कालिक कारण, नीचे लिख दो तात्कालिक कारण, वारंट नहीं है, कौन हेस्टिंग्स हो गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हाँ नीचे लिख दीजिए तात्कालिक कारण। 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों का दमन करना था, पिंडारी कौन थे, हाँ ब्रैकेट में कर सकते हो, मराठा के लड़ाकू सेना, संगोला तो उधर है, मराठा परिसंघ बना, संगोली की संधि, हाँ तो इसमें पिंडारियों का दमन करना था। नीचे पिंडारी के ब्रैकेट में क्या कर दिए, मराठा के लड़ाकू सेना। नीचे डैश लिख दीजिए, 1817 में किर्की के युद्ध में, 1817 में किर्की के युद्ध में मराठा की हार हुई, किर्की के युद्ध में मराठा की हार हुई, और इसमें मराठा परिसंघ को भंग कर दिया गया, नीचे डैश देखिए अंतिम पेशवा, मराठा परिसंघ को भंग कर दिया गया, नीचे डैश देखिए अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय बने, इन्हें पूना से कानपुर स्थानांतरित किया गया, चेंज जगह क्यों कर दिया,
क्योंकि पूना में जानता था गुट बनाएगा, ऐसा जगह भेज दो कि जहां उसका कोई परिचित न रहे, तो अकेले शांति से रहेगा। अंग्रेज यही करता था, जिसका देखता था ज्यादा विद्रोह, राजा को टांग के यहां से ऐसा जगह फेंकता था जहां कोई पहचानने वाला नहीं रहे, शांति से रहेगा। तो पूना से कानपुर स्थानांतरित किया गया और 8 लाख वार्षिक पेंशन तय किया गया, और 8 लाख वार्षिक पेंशन तय किया गया, 8 लाख वार्षिक पेंशन तय किया गया। नीचे डैश देखिए, बाजीराव द्वितीय के पुत्र, दत्तक पुत्र कर दीजिए, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, बाकी नाना साहब तो 1857 विद्रोह में चलेगा, नाना साहब थे, नाना साहब थे। चलिए नीचे हेडिंग दे दो सिख, सिख साम्राज्य की हम लोग बात करें तो नीचे हेडिंग दे सिख। आज हम लोग को सिख और अवध तक पहुंचना है, और तब उसके बाद का मेन है फेज। कल थोड़ा लंबा क्लास लेंगे, कल बाकी क्लासेस को बंद रखें, तो कल का रूटीन लास्ट में बता देंगे, कल लंबा फेज मैराथन रखेंगे, और कल और परसों 2 दिन में मैराथन पे लगभग हम लोग जो है अचीव कर लेंगे। उसके बाद परसों के बाद फिर थोड़ा धीरे धीरे लोड कम जाएगा, और ऐसे ध्यान दीजिए 26 के बाद ऐसे भी 7.5 में छोटी डेली देंगे, 26 के बाद जितना बैच है ना मेन सोन्स वाला या नया बैच सबको सीधे कहेंगे 5 तारीख 6 तारीख से आओ, 5 तक केवल तुम लोग के साथ। तो इसलिए 5 तक जहां साथ हमने पहले भी बताया जिस बैच को नीड है। अब देखो जिनका सुन लीजिए, जिनका एग्जाम है दे रहे हो उनके लिए द बेस्ट जो हो सकता है हम तो हो रहा है, जिनका नहीं है उनको लग रहा होगा कि स्पीड बेस्ट है तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, एग्जाम नहीं है उनको परेशानी रहेगी, क्योंकि अभी क्या है लिखते हुए चलेंगे तो उनकी सीमाएं हैं। वो पूरे पिछला वीडियो जो तुम देखोगे तो पिछला मॉडल में करीब हमको लगता है 65 वीडियो होगा, कोई 65-70 वीडियो होगा, 65-70 क्लासेस है। तो अब है क्या वो सुन लो, अब उतने क्लासेस के लिए अब है टाइम ऑफ ड्यूरेशन आपके पास कहां है। एक दिन में हम शुरू करें मराठा, अब पूरे बैठ के शिवाजी की कहानी सुने और शिवाजी को खूब डिटेल लेके जाए तो वो है संभव, लेकिन उसमें क्या है उस अभी जो बीपीएससी पैटर्न पे ले जा रहा है, चिंता मुझे इस बात की है कि बच्चों के अंदर कभी भी जो होना चाहिए वो तब तक नहीं होगा जब तक 1 साल बिना किसी परीक्षा का कोई बैच नहीं चलाए। अगर हम 68, 69, 70 ऐसा करते चले जाएंगे तो बस यही एकमात्र तरीका होगा खत्म करने का, और कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि अभी जो बैच अभी हमने लॉन्च किया 69 उसका उपाय क्या है, अभी तो स्लो है, ठीक है, धीरे धीरे उसको स्लो चलेगा, और फिर उनको कहेगा मई में परीक्षा होगा, तो मई में परीक्षा होगा तो हमारी मजबूरी होगी एक ही साथ 3 टीचर लगाएंगे। अब इस बार का बैच में है कि हमारी मजबूरी है कि चलिए सब लगभग कमिटमेंट था कि हम हैं तो है। अब अगले बार हम प्रयास करें ज्योग्राफी अलग रहे, हिस्ट्री अलग रहे, तो हमारी जो डिपार्टमेंट है शुरू से ही 1 ही घंटा चले, लेकिन उसमें अंत होते होते ये ऑप्शन है कि आपको टाइम उसमें भी देना पड़े। अब पहले क्या था, जो प्रीवियस बैच थे उसमें क्या था 1 से 1.5 साल एग्जाम ही नहीं बीपीएससी का होता, तो टाइम मिलता था तो भर पेट अपना कहानी चल रहा। अब मजबूरी है कि इधर बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय इतना फॉर्म में है कि कुछ करे चाहे नहीं, एकदम एग्जाम इलेक्शन रहे चाहे मरे, लेकिन ले लें क्यों, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि 28 राज्य में पहला बोर्ड जो टाइमली चल रहा था बीपीएससी, तो वो तो एक अवार्ड भी तो रहेगा, तो वो अपना उसके कारण है। तो उसमें हम लोग की मजबूरी क्या है, 2 ही उपाय, एक तो थेथर बन के ऑफिस में बैठ जाए, बोलते रहो और थेथरा जाए, इधर तरह घुमाते रहो, किसी तरह घिचा नहीं तो हो गया। दूसरा मजबूरी यही है कि अब जो है बचे हुए समय में उसमें खड़ा रहना होगा, जितना समय देना होगा, और जो उसमें संभव उतना चलना होगा। 2 उपाय चलता है, तो हमने जान के सेकंड ऑप्शन लिया। इसमें कष्ट है हमें, आपको भी थोड़ा कष्ट है, कारण है लंबा देर बैठना होगा और लगातार चलना होगा, लेकिन एक चीज है मॉडर्न, तुम ही लोग बोला लिखाते चलिए, तो हम भी मिनिमम पे नहीं है, मैक्सिमम लिखाते चलो, इवन नहीं कि खाली ऐसी हेडिंग सेटिंग दे रहे, तो तुमको मैक्सिमम लिखाते चल रहा है कि चलो कम से कम कॉपी इनकी ऐसी बन जाए कि बढ़िया से जा रही, उसके बाद भी कोशिश करेंगे एक सारांश का भाव चले। पूरे बंधन राउंड जो चलेगा वहां से मॉडर्न फिर आसान लग जाएगा। तो एक ध्यान दीजिए 5-6 घंटे लगेंगे बंधन बांधने, तो जितना लोड इधर पड़ रहा है ना पहले भी इनका गिराते चल जाओ, बंधन मारेंगे तो फिर सही हो जाएगा। जो लोग पहला बार संगोला सुनी रहा तो उनको तो भाई गोला थोड़ा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सुना हुआ रहेगा ना तो तुमको फिर इजी एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी सीख में जीरो से, देखो मराठा भी इसलिए चले हम कहां, शिवाजी से, सीख भी चलेंगे तो गुरु नानक से चलेंगे, चलने में जीरो से ही चल रहा है, कोई नहीं कि आपका सीधे छोड़ दिया जा रहा है। तो नीचे सीख हेडिंग देके, हेडिंग दे दो गुरु नानक, सीख हेडिंग दीजिए और नीचे हेडिंग गुरु नानक, और समझो समूह ना कैसे बने तो कितना थक गया एकदम, झोला सरिया रहा हम इतना बड़ा देह बने ले रहे, झोला सरिया रहा बीमार पड़ा। ध्यान दो सब तो जो है ना, अरे सुनिए आप पहले, अरे शांति बनाओ, चलिए हम सुनिए बढ़िया से सुनो। सिख साम्राज्य को हम लोग सुनते हैं, ध्यान दीजिए, शांति बनाओ बढ़िया से। सिख में अब आपको समझना है कि जब इधर पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया 1761 के बाद, यहां पे एक भाग्य मिला सिख साम्राज्य के उदय। इसके पहले सिख साम्राज्य करके कुछ है ही नहीं, यहां तक यह कि 1469 के पहले सिख धर्म में सिख का कोई नाम नहीं। अब दिमाग में बैठाइए, गांधी जी से जन्म से 400 साल पहले, गांधी जी का जन्म कब है 1869, 400 साल पहले 1469 में एक व्यक्ति थे गुरु नानक। अब सुनिए जरा, गुरु नानक के व्यक्तित्व को इतने से समझो कि गुरु नानक किसी गांव में जाए और कोई कहे कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनको प्रणाम करे तो गुरु नानक कहते थे उजड़ जाओ, उजड़ जाओ वाले वरदान देते थे। अब लोग कहता था कि बाबा इतना श्रद्धा से आपको आशीर्वाद लेने आया, आप कहते बस जाओ तो उजड़ जाओ कहते हैं, तो गुरु नानक कहते थे कि अच्छा लोग को हम जान के कहते हैं उजड़ जाओ, क्योंकि इस गांव में तो अच्छाई कर ही दिया, उजड़ के और जहां जाएगा तो अच्छा करे, तो इसीलिए जितना जगह उजड़ते रहेगा उतना लाभ मिलेगा। तुम बात समझ नहीं रहा, उजड़ने का मतलब है लाभ से। तो देखिए गुरु नानक के बारे में सुने, अब गुरु नानक भी उसी पैटर्न पे रहे। गुरु नानक पहले व्यक्ति हैं जो उस समय में निर्गुण विचार को माने, मतलब इन्होंने माना कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं, इसलिए तुम देखोगे गुरुद्वारा में कोई भगवान की मूर्ति नहीं होती। इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म सभी को माना। इन्होंने, अब ध्यान दीजिए, गुरु नानक के बारे में कहा जाता है इनका जन्म स्थान पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कई बार इनका जो देखते हो ननकाना साहब, वो पंजाब के तलवंडी में, वो तलवंडी में अक्सर वहां पर सिख लोग रहते हैं, क्योंकि सिखों का 10 गुरु है और उनका धर्म कहता है कि 10 गुरु का जन्म स्थान एक बार जीवन में जाओगे तभी तुम्हें स्वर्ग होगा, और इसलिए वही तुम्हारा तीर्थ स्थान है। तो सौभाग्य से हम लोग देखेंगे कि एक जो गुरु इनके होंगे उनका जन्म स्थान बिहार भी होगा, और उसी में हम लोग देखेंगे कि बिहार भी इसीलिए सिखों का एक प्रधान केंद्र बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, तो इनका जन्म है गांधी जी से 400 साल पहले 1469, पंजाब के तलवंडी क्षेत्र में, जगह कौन है ननकाना साहब। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म है, और इसीलिए जो सिख लोग हैं कार्तिक पूर्णिमा को उन लोग भी प्रकाश पर्व मनाते हैं। आप इधर भी देखोगे कि हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के लोग जो है इसमें अलग अलग जो है दीप को नदी में प्रवाहित करते हैं, दीप जलाते हैं, तो उनके लिए भी देखो ये जन्म प्रकाश वर्ष के रूप में उनका भी होता है। अब यहाँ पर देखिए इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है इनके 4 शिष्य, सबसे इंपॉर्टेंट शिष्य है लहना। लहना को कहा जाता था कि गुरु नानक की आत्मा है, लहना आत्मा है, गुरु नानक सबसे ज्यादा इन्हीं को मानते थे। दूसरे इनके शिष्य है मर्दाना, नाम है मर्दाना, और ये मुस्लिम है। और सोचो गुरु नानक की इच्छा थी सब धर्म को समझने का, और इसीलिए गुरु नानक क्या किए, इनके साथ हज यात्रा पर भी गए। इस्लाम में मक्का मदीना जाना है, हज यात्रा होता क्या है, चलो हम भी चले। और सोचो हज यात्रा पर भी गुरु नानक गए, और हज यात्रा पर जाने के बाद सोए हुए थे। अब जब सोए हुए थे तो एक मुस्लिम आके इनको कस के डांटे, कारण ये पश्चिम की ओर ही पैर करके सोए हुए थे, और इस्लाम धर्म में पश्चिम अल्लाह का वास माना जाता है, पश्चिम पैर नहीं करना, और ये पश्चिम पैर ही किए हुए थे।
अब ये नहीं जानते थे, तो अचानक एक व्यक्ति आके डांटा तो गुरु नानक को आश्चर्य हुआ, दिक्कत क्या है? तो कहे इधर अल्लाह रहते तुमको नहीं मालूम है, पैर सीधा करके रखो। तो गुरु नानक ने कहा कि भाई गुस्साते क्यों हो, तबीयत खराब है हमारा, इसलिए हमारी पैर उधर कर दो जिधर अल्लाह नहीं रहते। बात समझिए, गुरु नानक का स्टेटमेंट इसी से समझे कि उन्होंने कहा कि जिस दिशा में अल्लाह नहीं रहते हमारे पैर को तुम उधर कर दो। वो आदमी इतना स्टेटमेंट सुन के ही शर्मा गया कि अल्लाह कहा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा भाई पश्चिम है उत्तर है कोई डायरेक्शन में। तो ये देख लीजिए गुरु नानक का कितना बड़ा स्टेटमेंट है। और फिर बाला और रामदास, इन सभी शिष्यों का बहुत जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक शिष्य चाहिए, लहना। अब गुरु नानक ने अपना रिप्रेजेंटेटिव लहना को ही घोषित किया कि मेरे मरने के बाद हमारा प्रतिनिधित्व यही करेगा, यही गुरु हो। और गुरु नानक का उपदेश क्या है? निर्गुण, मतलब ईश्वर निराकार है, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा मानव सेवा है। आदमी का पेट भर दो और कोई सेवा नहीं। इसीलिए तुम देखोगे कि इसमें सिख धर्म में पेट भरने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। लंगर चलाना, पहले पंगत तब संगत, धीरे धीरे कई थ्योरी इनके आएंगे। और इसी में देखिए मानव सेवा गुरु नानक के लिए सबसे बड़ी सेवा है। इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति खा रहा है तुम जूठा उठा लिया, तुमको पुण्य है। कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तुम बैठ के परस दिया, पुण्य है। वो खा के तुम उसका प्लेट धो दिया, महापुण्य है, सेवा किया तुम। और इसी कारण तुम देखोगे गुरुद्वारा में बड़े बड़े लोग बर्तन प्लेट उठाने के लिए, धोने के लिए बेचैन दिखे। कारण है कि उनके अंदर इस सॉफ्टवेयर है कि भाई ऐसा करने से मानव सेवा होगी और हमें पुण्य के हम प्राप्त करेंगे, तो वो उस चीज को करेंगे। बाकी ध्यान दें इसमें, गुरु नानक को ज्ञान प्राप्ति पंजाब में ही ब्यास की एक सहायक नदी है, कौन? काली बेई नदी। और इस काली बेई नदी के नीचे इनको भी ज्ञान प्राप्ति हुआ। और इन्होंने किताबें नहीं लिखी, इन्होंने कई बातें कही, केवल तुमको डेट हमको याद चाहिए 1469 से 1539। किस लिए? आजकल का क्वेश्चन सेटर करेगा, जब मेडाइवल पढ़ाएंगे तो कहेगा गुरु नानक निम्नलिखित में किनके समकालीन थे? अकबर। ऐसा करके क्वेश्चन देख, तो जो डेट तुम ध्यान रखोगे तो तुम अपने से समझ जाओगे कि अकबर राजा है 1556 से 1605 तक। अब इसके कारण तुम देखोगे कि इससे काफी पहले का फेज चल रहा है। क्या बाबर होगा? जल्दी बोलो। बाबर ने पहली लड़ाई भी जब तुम पढ़ोगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर से 1526, क्या बाबर होगा? नहीं। तो उस समय सल्तनत काल चल रहा है। अब सल्तनत काल के कई राजा इनके समकालीन होंगे, जो वहां पर तुमको इस डेट को लिंकेज जोड़ेंगे, इसीलिए डेट इंपॉर्टेंट है। बाकी सब रटना उठना नहीं, समकालीन से ही प्रश्न हो जाते हैं। अब हाँ बोलिए। हाँ समकालीन ही है कबीर। तो इसमें ध्यान दीजिए, समकालीन का मतलब उस काल के हैं, तो बस वो के साथ में रहे, उस काल में है तो है समकालीन है। अब ध्यान दो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे गुरु हैं, कौन? गुरु अंगद। अंगद का ही नाम लहनाथ। अब लहना को अभी हमने बताया गुरु नानक के क्या कहते हैं? आत्मा। और गुरु नानक जिस भाषा में बोलते थे उसको एक लिपि में बनाया, गुरुमुखी लिपि, ये अंगद ने डेवलप किया। तो अच्छा प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में है? गुरुमुखी। गुरु के मुख से निकलने वाली लिपि गुरुमुखी लिपि, ये अंगद ने ही बनाया। हिंदी भाषा किस लिपि में है? देवनागरी। जैसे हम लोग हिंदी भाषा देवनागरी कहते हैं, उसी प्रकार पंजाब में जो बच्चे परीक्षा देंगे पंजाबी भाषा लिखेंगे तो लिपि में गुरुमुखी लिखेंगे। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में है? रोमन लिपि। अंग्रेजी होगा तो लिपि कौन होगा? रोमन। तो यहाँ पूछेगा गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? अंगद। गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? लहना। तीसरा नंबर गुरु है, इनका नाम है अमरदास। अमरदास क्या किए? यही एक पहला स्लोगन दिए, पहले पंगत फिर संगत। संगत का मतलब है बैठ के लोगों को और सत्संग सुना, बढ़िया बात सुना। तो यहाँ हम लोग के साधु बाबा पहले प्रवचन, अंतिम में खाओ। इन्होंने कहा कि जो आया उसको पहले भर पे खिलाओ, और खा लिया सब्जी तो हाँ बैठो अब सुनो। पहले पंगत और तब संगत, ये नहीं कि पहले संगत और तब पंगत, नहीं तो भाग जाएगा सब, यही बने रहेगा। बात समझिए, हम लोग क्या मॉडल है कि खिला दिया तो कहेगा मिल गया प्रसाद, अब बाबा इनको बोलने तो इनका काम ही है। चलिए, तो यहाँ देखिए पहले पंगत फिर संगत इनका कहना है, अमरदास का। और अमरदास ने पंजाबियों ने लवन पद्धति की शुरुआत की। ये लवन पद्धति हिंदू धर्म से अलग करने के लिए इन्होंने किया। हिंदू धर्म और पंजाबी धर्म का एक ही नेचर चल रहा है। विवाह में 7 फेरा इनका भी उसी तरह चल रहा है, लेकिन गुरु अमरदास ने एक नई पद्धति लाई, कहा कि विवाह दिन में होगा, इसलिए ये सिख धर्म का विवाह दिन में होता है। इन्होंने कहा कि जो फेरा है वो अग्नि के चारों तरफ नहीं लेना है। गुरु जी की बात जो है वो गुरु के जो लिखे हुए कुछ बात है उनके सामने फेरा लेना है, अग्नि से हट जाना है। 7 फेरा इंपॉर्टेंट नहीं है, 4 फेरा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पंजाबी धर्म में विवाह होगा तो 4 फेरा ही लगाए जाएंगे, और 4 फेरा को लवन पद्धति कहते हैं। अभी 4 फेरा में होगा कि जो दुल्हा बने हैं वो केसरी रंग के पगड़ी बांधेंगे, और उस पगड़ी का जो इसमें मेन एक ब्रांच निकलेगा वो ब्रांच पकड़े रहेंगे जो उनकी कन्या बनेंगी, और वो कन्या 3 राउंड आगे आगे पगड़ी पकड़ते रहेंगे, और जो उनके दुल्हा बन रहे हैं वो पीछे पीछे चलेंगे। चौथे राउंड उलट जाएंगे और फिर वो आगे चलेंगे और उनकी कन्या पीछे चलेगी। ये 4 राउंड मार दिए तो इसका मतलब विवाह हो गया। अब इनका डिपार्टमेंट देखो अलग है। हिंदू धर्म में है कि अलग से एक धोती उड़ाए, उनका साड़ी है, गिट्टर बांधे और देन मूव करे, और यहाँ है पगड़ी पकड़ के इधर के खींचना है, उसमें पगड़ी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट धरना है। तो ये पद्धति जो वैवाहिक सिस्टम में चेंजिंग है, इस पद्धति को कौन पद्धति कहे? लवन पद्धति। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। गुरुमुखी लिपि का डेवलपमेंट किया गुरु अंगद, और बताओ इसमें अमरदास कौन पद्धति लाए? लवन पद्धति। अब लवन माने नमक नहीं समझना, लवन माने वैवाहिक पद्धति है। हिंदू धर्म से सिखों की वैवाहिक पद्धति अलग की है। सिखों का विवाह रात में कि दिन में? दिन में। रात में कोई विवाह नहीं, रात में कौन देखे? इसलिए वो पूरे परिक्रमा सब जितनी प्रक्रिया है दिन में चलेगी। तो ये थोड़ा सा चेंजिंग किया गया इनके द्वारा। अगला नंबर हम लोग देखें, ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म में है कि भाई इसमें रात में ही विवाह होगा, हिंदू धर्म का अलग है। कारण हिंदू धर्म में मंत्र से विवाह है ना, सहमति नहीं है तो कौन काला रहे, गोरा रहे, सब पार हो जाएगा, रात रहेगा, दिन में सब ज्यादा ध्यान दे देंगे। चलो ध्यान दो, बड़ा इस समय कितना एल्टीना इन लोग का लगेगा, ध्यान दीजिए। अब समझिए चौथा गुरु कौन है? रामदास। सुने अब, चौथा गुरु का नाम क्या है? रामदास। सुने अब, रामदास। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो गया, इसके पहले 3 गुरु जो बने वो लोग गुरु कोई वंश से संबंधित नहीं। ये क्या है? रामदास अमरदास के ही दामाद है, और दामाद जैसे ही गुरु बनते हैं तो यहां से ही कहते हैं कि गुरु कौन बनेगा? जो हमारा वंश का हो। गुरु पद को इन्होंने वंशानुगत कर दिया, मतलब हमारा बेटा ही अगला गुरु होगा। और गुरु पद को वंशानुगत किसके समय किया गया? रामदास के समय। रामदास से अकबर बड़ा खुश हुए, और अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया अमृतसर शहर के लिए। अमृतसर का मतलब क्या होता है? अमृतसर में एक तालाब थे जहां कहा जाता था कि कोई भी रोगी है, उसमें कुष्ठ रोग भी है, स्नान करोगे निकलोगे तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, इसीलिए तालाब को सर कहा जाता है। सर और सरोवर, तो इस सर है और इस पानी को कहा गया अमृत है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अमृतसर। ये अमृत के जल वाले तालाब को ही अमृतसर कहते। और अमृतसर को जमीन दान दिए 500 बीघा, कौन? अकबर। तो अकबर का सिखों के साथ बहुत बढ़िया संबंध। अब यहां पर हम लोग देखें, इनके समय ही गुरुपद वंशानुगत हो गया। इन्हीं के बेटे हैं कौन? अर्जुन देव। अब ध्यान दो बढ़िया से, अर्जुन देव इंपॉर्टेंट कई चीज से है। पहला, अर्जुन देव ने ही जितने गुरु की बात थी, चाहे वो गुरु नानक हो चाहे जो
सबको लिपिबद्ध किया। इसके पहले ओरली चलता था कि बैठिए और उनकी बातों को सुनी, लेकिन इन्होंने सभी को एक ग्रंथ बनाया, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन कौन किया? अर्जुन देव। सिख धर्म में विवाह इसी के साथ होता है। इस पुस्तक को रख देना है गुरु ग्रंथ साहिब, चारों तरफ परिक्रमा कीजिए, 4 बार विवाह हो गया। गुरुद्वारा में भी जाएंगे तो उस समय यही है आदि ग्रंथ, इसी का लोग अध्ययन करेंगे। ये गुरु ग्रंथ साहिब सबसे पवित्र पुस्तक है। गुरु नानक की बातें और अन्य गुरुओं की बातों का संकलन अर्जुन देव ने किया। अर्जुन देव का इसीलिए बहुत नाम है। अर्जुन देव ने एक प्रथा चलाया, मनसद प्रथा। ये मनसद प्रथा पूछा जाएगा कौन चलाए? अर्जुन देव। मनसद क्या है? तो इन्होंने कहा कि जितने सिख हो उस सब लोग दान देना सीखो। अपने आय का 1/10 भाग दान दोगे तो आय पवित्र हो जाएगी। यानी जितना रुपया कमाते हो, 10 रुपया आता है तो 10 में 1 रुपया दान दे देना। इसलिए सिखों में दान की परंपरा सबसे ज्यादा, इसीलिए सिखों में लंगर चलते हैं, क्योंकि सिख में जो भी कमाएगा वो अपना 1/10 दान देगा कि मनसब है। ये मनसब जो दे दिया, कहा कि गुरु जी के लिए दान गुरुद्वारा में जाए, उस गुरुद्वारा में दान राशि से गुरुद्वारा बनेंगे या किसी गरीबों का या प्रसाद के रूप में आए हुए लोगों का भोजन हो। और इसीलिए मनसब प्रणाली से देखो भोजन करते हैं। इन्होंने एक शहर बसाया करतारपुर, और सबसे इंपॉर्टेंट जमीन जो मिला तो इन्होंने एक मंदिर का मॉडल बनाया, खुद नक्शा बनाए और उसकी नींव डाले। वो मंदिर है स्वर्ण मंदिर। तो अमृतसर शहर, अमृतसर किसको मिला? रामदास को। लेकिन अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का नींव किसने डाला? अर्जुन देव। पूरा बना नहीं पाए, नींव इन्हीं के समय डाला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राम अर्जुन देव के समय मुगल बादशाह 1605 में बदल गया था और वह बना कौन था? जहांगीर। जब तक अकबर रहा अर्जुन देव को सपोर्ट रहा। 1606 में जैसे ही जहांगीर 5 में हेड बना, जहांगीर का बेटा था खुसरो। अब खुसरो को ध्यान दीजिए, खुसरो जैसे ही जहांगीर हेड बना तो लोग कहते हैं कि अर्जुन देव के पास खुसरो पहुंचा तो खुसरो को अर्जुन देव टाइट कर दी कि तुम्हारा भाग्य बता रहा है कि इस साल सबसे बढ़िया है, अगर तुम इस साल थोड़ा एक्टिव होगे तो हेड बन सकते हो, राजा बन सकते हो, बादशाह बन सकते हो। और खुसरो इसीलिए पिता के हेड बनते ही, जहांगीर के हेड बनते ही खुसरो विद्रोह कर देता है। खुसरो ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान दास की बेटी है मानबाई, उसी का बेटा है। और खुसरो जब विद्रोह कर दिया पिता के ही खिलाफ तो भेलावर के युद्ध होता है, मुगल सेना पूरे चलते हैं और खुसरो पकड़ा जाता है। खुसरो पकड़ा गया तो इनको अंधा बना दिया गया। कारण अंधा बनाने से अंधा व्यक्ति मुस्लिम धर्म में राजा नहीं बनते, और खुसरो को अंधा बनाया गया तो उधर मानबाई आत्महत्या कर लेती कि भाई बेटे अब जब नहीं है तो फिर क्या करना। दूसरा फिर जहांगीर विवाह किया था जिसको पढ़ोगे जगत गोसाई, और जगत गोसाई का बेटा होगा खुर्रम, और वो खुर्रम फिर आगे शाहजहां बने। तो अभी हम लोग ध्यान दें, खुसरो अब पकड़ा गया, खुसरो अंधा बना दिया गया। तो खुसरो ये तो आप समझ गए होंगे कि खुसरो अंधा हो गया तो राजा नहीं बने। अब जहांगीर को सबसे तकलीफ है कि बेटा है और अंधा बना दिया, सबसे योग्य था, इसको उस काया कौन, क्यों ऐसा किया? तो बातें चलते चलते अर्जुन दास पर पहुंच गए, अर्जुन देव पर पहुंच गए। अब उसको जहांगीर को मालूम चला कि सब किया धरा अर्जुन देव का है, यही टाइट किए थे। तो अर्जुन देव को बुलवाया जहांगीर और कहा कि यही हमारे बेटे को मैंने भड़काया था, इसीलिए बेटा तो हमारा अंधा इसी के कारण हुआ है ना, इसको मृत्यु दंड दिया जाए। और सिखों को जो इतना बढ़िया संगठित किए, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का नींव रखा, जिन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, उस अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया और कहा कि ऐसा मृत्यु दंड दो, इतने टुकड़े पीस मार दो कि जानवरों को खिला देना। ये ऐसा इतना कठोर सजा सुनते ही अब समझ गए होंगे कि सिख संप्रदाय और मुस्लिम धर्म में विरोध शुरू हो जाए। जो तुम सिखों का देखते हो बड़े बड़े बाल, पहले नहीं। सिखों का जो तुम देखते हो कि उनका जो पूरे हमेशा तलवार लेके चले, वो अभी नहीं, वो अब धीरे धीरे आएगा। अभी तो सिख एकदम सिंपल हम लोग जैसा ही रह रहा है। अब यहां पर जब अर्जुन देव को मार देगा तब यहां से हरगोविंद जो देख रहे हो, ये सिखों को लड़ाकू जाति में बदल दिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिखों को लड़ाकू जाति में किसने बदला? गुरु हरगोविंद ने सिखों को लड़ाकू जाति में बदला। और इन्होंने अमृतसर का पूरा किलाबंदी किया कि एकदम किला रहेगा। और हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना किया। ये अकाल तख्त क्या है? तो इन्होंने क्या कि हर जगह कई तख्त बनाए। तख्त का मतलब तख्ता होता है, तख्ता समझते हो, ऊंचा चीज। और इन्होंने क्या किया, हर जगह जितने भी गुरुद्वारा हैं सब जगह कहा कि एक ऊंचा गद्दी जैसा बनाओ, वो तख्त है। और स्वर्ण मंदिर में वहां पे अकाल तख्त, ऊंचा एक तख्ता है, इस पर जिसको भी हम बैठा देंगे वह सबसे प्रधान न्यायिक होगा। सिखों में जो भी लड़ाई झगड़ा है तो वो कहीं कोटफोट नहीं जाएगा, वो यहाँ है। और इस तख्त पर बैठा व्यक्ति सबसे प्रधान, वो जो बोले वो तुमको मानना है। और स्वयं अपने हरगोविंद यहाँ बैठते थे। गुरु हरगोविंद स्वयं बैठे, लोगों को न्याय दें, कल्याण करें। और उस जिस तख्त पर बैठे उस तख्त का ही नाम क्या है? अकाल तख्त। अकाल तख्त पर बैठने वाला व्यक्ति वो सभी का न्यायिक प्रधान होगा सिखों। और इस प्रकार का एक नया डिजाइन उन्होंने लाया हरगोविंद। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, सिखों को लड़ाकू जाति में कौन बदला? हरगोविंद ने बदला। अब यहाँ पर हम लोग देखें हरगोविंद के बाद अब यहाँ कुछ क्रम बड़ा धीरे धीरे गड़बड़ चलता है। कारण है गुरु हरराय, ये दारा सिखों इससे मिला था जब उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था, इसलिए औरंगजेब इनसे भी मिला लेकिन छोड़ दिया। हरकिशन अब 6 साल की अवस्था में ही इनको चेचक हो गया, अचानक मर गए। और तब तेग बहादुर हरगोविंद के ही बेटे हैं। यहाँ पर टर्निंग, तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु हैं। और तेग बहादुर के बारे में समझो, ये नाम जैसा बहादुर है काम भी वैसा ही बहादुर। सुन लीजिए, तेग बहादुर बहादुर भी है। कारण है कि तेग बहादुर के समय मुगल बादशाह औरंगजेब है और औरंगजेब सभी को पकड़ पकड़ के सिखों को कह रहा है कि इस्लाम धर्म अपनाओ। अब कई सिख आते हैं और तेग बहादुर से मिलते हैं कि देखिए हुजूर हम लोग को कहता है कि इस्लाम अपनाओ, क्या करें गुरु? तो गुरु जी कहे कि तुम औरंगजेब को एक ही बात कहना कि हमारा गुरु तेग बहादुर है, इनको अपना दीजिए, ईमान लेंगे, मान लेंगे। तुम लोग अपने पर क्यों टेंशन लेता है, हम पर फेंको। वो सोचे कि भाई गुरु है तो हमारे ऊपर तो हाथ नहीं लगाएगा। अब जब सारे लोग एक ही बोले कि हमारे गुरु को इस्लाम धर्म अपना दीजिए तो हम मान लेंगे, तो औरंगजेब का पकड़ के लाओ इसके गुरु। तेग बहादुर दरबार में गया, औरंगजेब कहा कि आप एक ही काम कीजिए, इस्लाम धर्म अपना लीजिए। तेग बहादुर कहे कि जीते जी संभव नहीं। बहुत अनुरोध किया, औरंगजेब नहीं माने, तो औरंगजेब कहा कि इसको मेरे को दंड दे दिया जाए। और 2 गुरु, 5वां और 9वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां गुरु अर्जुन देव, हत्या कौन कराया? जहांगीर। 9वां गुरु तेग बहादुर, हत्या कौन करवाया? औरंगजेब। और यही तेग बहादुर की हत्या जब हुई तो तेग बहादुर के बेटे हैं गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु। और सौभाग्य विहार की धरती का जन्म पटना साहिब, पटना सिटी में हुआ। अब देखो गुरु का जन्म स्थान इन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए पटना सिटी, पटना साहिब सिखों के लिए पूरे वर्ल्ड में सिख कहीं है तो उनके लिए महत्वपूर्ण जगह हो। और यही हम लोग देखें 1675 ईस्वी में इनका जन्म है। और ध्यान 1675 से 1708 तक रहते हैं और जन्म कहाँ है? पटना साहिब। इनकी गद्दी जहां बैठेंगे तख्त वो पंजाब के कहाँ है? आनंदपुर में। और ये सोचे कि सिख को हम एकदम और भयंकर बनाए, इसलिए इन्होंने कहा कि जितने सिख हैं वो सब अपने नाम में सिंह लगाओ। सिंह लगाओ, पुरुष है तो सिंह लगाओ और महिला है तो कर लगाओ। और इन नामों में सिखों में जो सिंह लगाने की परंपरा है गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया कि तुम शेर के बराबर। गुरु गोविंद सिंह कहे कि हम जो है एकदम सिखों को ऐसा बनाएंगे कि इसमें इन्होंने कहा 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब मेरा नाम गुरु गोविंद कहलावा।
ये कहे कि एक चेला ऐसा तैयार करेंगे जो मुगलों के 1.25 लाख सेना रहेगा तो अकेले भिड़े, और उसके लिए कहे कि ऐसे तैयार नहीं हो। सबकी सभा भीड़ लगी हुई थी और इन्होंने भीड़ में सबको कहा कि हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या किया है, हम चाहते हैं कि इसमें से लोग कई आए और अपनी कुर्बानी दें, बलि दें, और उस बलि से हम लोग मजबूत होंगे। जिनकी इच्छा है आइए, हम पीछे पूरा कटार काटने उठने के लिए रखे हैं और आपको बलि चाहेंगे, और ऐसा 5 को हम बलि चाहेंगे और तब हम इसको मजबूत बनाएं। पूरी सभा में कह रहे हैं कि आइए, सब एक दूसरे को देख रहा है, कोई नहीं आ रहा है। एक सोचा कि मजाक कर रहे हैं जैसे गुरु नानक किए थे, चल दिए तो उसको लाए, ले गए, जोर की आवाज आई और कटने की आवाज, खून की धाराएं आगे निकली, खून की धारा भी आगे बढ़ी। अब जब खून आगे निकल गई तो अब कहे कि एक तो अपना कुर्बानी दे दिए, दूसरा कौन आए? अब बताओ, जो खून देखने के बाद कोई आएगा? लेकिन दूसरा भी आए और दूसरे को भी उसी प्रकार खून की धारा फिर तेज हुई, तीसरा, चौथा, 5वां करके, और 5 व्यक्ति के बाद कहे कि सिख को कोई कुछ नहीं कर सकता। जो सिखों को मजबूत बनाने के लिए प्राण देने को तैयार है, उस सिख को भला कौन क्या बिगाड़ेगा? और तब वो 5 जो अपना प्राण देने आए थे उसको उन्होंने फिर मंच पर लाया और कहा कि यही 5 हमारा पंच प्यारे हैं, हर गुरुद्वारा में पंच प्यारे चुना जाएगा। हम इन लोग को नहीं काट रहे थे, अंदर एक बकरी रखा हुआ था 5, हर बार बकरी काटते थे कि खून आगे दिखे, और हम चेक कर रहे थे रियल में लोग प्राण देने वाला कितना है, और हर गुरुद्वारा में 5 प्यारा ही चुना गया। और कहा गया गुरुद्वारा में लड़ाई के लिए अलग से मेन जाति बनेगा। जैसे उधर की जाति मराठा में आपने देखा पिंडारी था, सिखों में निहंग को बनाए। गुरु गोविंद सिंह सिखों में लड़ाकू जाति निहंग बनवाए। निहंग की ड्यूटी है हमेशा तलवार लिए रहो, लड़ाकू जाति है हमेशा तलवार लेके एकदम लड़ाकू इस टाइप करे। अक्सर तुम देखोगे, अब तो निहंग अभी भी है, लेकिन लड़ाकू इस प्रवृत्ति के है कि हाल में ही लड़ गए पंजाब में तो एक का हाथी काट दी, निहंग ने हाथ काट दिया। निहंग ने ऐसे कर चुके, लड़ाकू जाति उनको थोड़ा भी ट्रिंग करेंगे तो उनका पूरे जेनेटिक वैसा चला रहा है, वो सीधे कुछ नहीं सुने। और इसीलिए निहंग जाति लड़ाकू जाति को डेवलप करने वाले गुरु गोविंद सिंह है। इन्होंने सिखों को कहा हर सिख 5 ककार हमेशा रखेगा, और उसी में आया केस। 5 क से है केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और काड़ा, ये 5 सिखों को हमेशा रखना। और पंच ककार का कंसेप्ट इन्होंने ही दिया गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इतना मजबूत बनाए कि हालत खराब करके रख दिए औरंगजेब का। औरंगजेब को भी समझ में आ गया कि तेग बहादुर को मार के हमने अच्छा नहीं किया, जब भी मारे हैं मुगलों के द्वारा सिख के गुरु को, इन लोग और मजबूत हुए हैं, कमजोर नहीं। और ये देखो निहंग की सेना, इनके द्वारा पंच प्यारे की स्थापना, इनके द्वारा पंच ककार की रखना, लड़ाकू जाति इतने ट्रेन की दिन भर लड़ाई का ट्रेनिंग लेना। निहंग का मतलब दिन भर ट्रेनिंग रखो, खाओ और शुरू इतना बढ़िया लड़ो कि जब सेना में रहे तो निहंग उतर जाए तो लड़ाई जितना है। और जितना भी किससे है? मुगलों की सेना, संख्या कुछ नहीं, और तब जितना। अब सोच लीजिए कि इसके कारण अब क्या है इस समय, अब औरंगजेब लेकिन बूढ़ा हो गया, फिर भी औरंगजेब ने ड्यूटी दिया कि किसी प्रकार से इसको खत्म कीजिए। और एक है वजीर खां। वजीर खां ने आनंदपुर जहां रहते थे वहां हमला किया, और पंजाब के आनंदपुर के युद्ध में इनके 4 बेटा हैं। एक बेटा का नाम अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इस लड़ाई में अपने तो निकल गए, 2 बेटे पकड़े गए और दोनों को सरहिंद में जिंदा दीवार में चुनवा दी। अब सोच लीजिए, गुरु बने हैं तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों की कुर्बानी दे दी। गुरु के नाम पर इनके सारे बेटे, 4 बेटे हैं, चारों बेटे मारे जाएंगे, इनका कोई वंश नहीं होगा। और इसीलिए इतना दुखी हो गए कि पंजाब छोड़ के महाराष्ट्र चले गए कि महाराष्ट्र में रहेंगे, ऊपर नहीं रहे। महाराष्ट्र में नांदेड़ में जब चले गए तो फिर ही वजीर सिंह दिमाग लगाया कि वो गुरु सिख को समाप्त करना है तो गुरु खत्म करना होगा, बेटा तो खत्म है तो आगे नहीं बनेगा, इसको ही मारना होगा। तो वजीर सिंह ने क्या किया, जमशेद खां को तैयार किया कि महाराष्ट्र जाओ, भेष बदल के जाना, सिख बन के जाना। और जमशेद खां भेष बदल के नांदेड़ गया, और नांदेड़ के गुरुद्वारा में अब सोचो कि वहां जाके गुरु गोविंद सिंह को देखा और वहां धोखे से चाकू छुरा भोग दिया। जब छुरा भोग दिया गुरु गोविंद सिंह मरनासन गए तो उन्होंने कहा कि अब मेरे बाद गुरु नहीं होगा, गुरु के स्थान गुरु ग्रंथ साहिब ले। गुरु ग्रंथ साहिब तुम लोग का सिखों का गुरु है, क्यों? मेरा बेटा नहीं है तो वंश गुरु की परंपरा खत्म, गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु है, और हमारा उत्तराधिकारी आगे जो होगा मेरा बेटा नहीं है लेकिन एक चेला बड़ा भक्त है, बंदा बहादुर, इसलिए सिखों का साम्राज्य बंदा बहादुर संभालेगा। तो देखो राजनीतिक प्रधान कौन हो गया? बंदा बहादुर। धार्मिक प्रधान गुरु ग्रंथ साहिब, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। अब हेड कौन बन जाते हैं? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर की कहानी मेन सुनना इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका अब टर्निंग आया। सुनो जरा ध्यान से। बंदा बहादुर 1708 से लेके और 1700 कब तक है? 16 तक। क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण सिंह। इनको बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह प्रयास से कहते थे। और बंदा बहादुर नाम के अनुसार बहादुर भी। पहला काम किया कि गुरु को कौन मरवाया? बेटे को कौन मरवाया? वजीर खां। और इसीलिए वजीर खां कहा रहा है तो सरहिंद वहीं दीवार में चुनवाया। बंदा बहादुर पूरा सेना लेकर सरहिंद में हमला किया और वजीर खां की हत्या किया, और पूरे सरहिंद पर कब्जा करके, और यही पाकिस्तान का जो बेल्ट देख रहे हो, इस बेल्ट में सिखों का एक राज कायम किया। और यही तुमको बताया था कि 1761 के बाद इस क्षेत्र में साम्राज्य उन लोग का बढ़ेगा। अभी एक छोटा सरहिंद के क्षेत्र में बंदा बहादुर सिखों का राज कायम किया। अब इसी बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर ने कर दिया 1716। जब फर्रुखसियर के द्वारा बंदा बहादुर की हत्या हो गई तो अब सिख साम्राज्य छोटे छोटे मिल्स में विभाजित हो गया। मिल्स का मतलब क्षेत्र छोटा, और कई मिल्स में पंजाब का एक मिल्स था सूकर चकिया मिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट मिल्स सुनो, पंजाब में एक मिल्स का नाम क्या है? सूकर चकिया मिल्स। और यही सूकर चकिया मिल्स के संस्थापक कौन थे? चरत सिंह। उनके बाद बेटा गुजरावाला, और गुजरावाला के बेटा रंजीत सिंह। और रंजीत सिंह यही फायदा उठाए 1801 में सूकर चकिया मिल्स के प्रधान रंजीत सिंह बनते हैं। रंजीत सिंह ने अपने आप को महाराजा की उपाधि धारण किया कि हम प्रधान। धीरे धीरे सभी मिल्स पर अधिकार किए और इनका पाकिस्तान के क्षेत्र भी पूरा कब्जा में आ गए। इतने नाम हो गए कि पाकिस्तान और पंजाब का राजा कौन? तो एक ही है, वो है रंजीत सिंह। राजधानी 2 रखे, लाहौर में प्रशासनिक राजधानी, और धर्म की राजधानी कहां है? अमृतसर। जिनको धार्मिक रूप से है तो अमृतसर, प्रशासनिक रूप से लाहौर। इन्हीं के समय चार्ल्स मेटकाफ गवर्नर, और चार्ल्स मेटकाफ की हिम्मत नहीं थी कि रंजीत सिंह से लड़ते। रंजीत सिंह इतना मजबूत राजा है कि तुमको जान के आश्चर्य होगा, ईरान तरफ से भी राजा भागेगा तो इनका शरण ले, अफगान में तुमको पढ़ाएंगे और इनको गिफ्ट में कोहिनूर हीरा देगा। इनके पास कोहिनूर हीरा रहा है, कारण इतना नामी है। और चार्ल्स मेटकाफ ये जाकर के रंजीत सिंह से निवेदन कर रहे हैं बिना लड़े कि ऐसा है मराठा से हम लोग जीत गए हैं तो आप कहां तक है हम लोग डिक्लेयर कर लीजिए ताकि लड़ाई ना हो हम लोग। और इसके लिए चार्ल्स मेटकाफ ने इनसे अमृतसर की संधि 1809 में किया, और दोनों का, अंग्रेज का और पंजाब का, बॉर्डर लाइन सतलज नदी सीमा रखी गई। अब सतलज के पूरे पश्चिम में रंजीत सिंह और सतलज के इधर पूरा अंग्रेज है। तो आपसे क्वेश्चन है, क्या रंजीत सिंह अंग्रेजों से लड़े हैं? नहीं। और रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच संधि का नाम क्या है? अमृतसर की संधि। कब हुआ है? 1809 में। और दोनों के बीच सीमा रेखा कौन नदी है? सतलज नदी है। अब देखो रंजीत सिंह से अंग्रेज भी प्रेम से कंप्रोमाइज कर रहा है अमृतसर की संधि। इस समय अफगान का राजा है शाह शुजा दुर्रानी।
उधर भाई से ही लड़े हुए हैं, उसके मंत्री से लड़े हुए हैं, मेन राजा यही है और इस चाह रहा है कि राजा हम बने, सेना का कॉपरेशन हो। देखा बगल में रंजीत सिंह बड़ा मजबूत है, तो उधर से आके कोहिनूर हीरा इनको गिफ्ट करता कि ये ले लीजिए, बहुत कीमती चीज, लेकिन हमको सेना देके हमको हेड बनवा दीजिए। तो जब अफगान पढ़ोगे तो देखोगे कि रंजीत सिंह इसको भी सपोर्ट किए और इसको भी जिता के हेड बनाए। तो देखिए रंजीत सिंह का कहर अफगानिस्तान तक पहुंचा हुआ है। रंजीत सिंह इतने बड़े राजा है कि अंग्रेज को भी लड़ने की हिम्मत नहीं है। रंजीत सिंह की राजधानी कहां है? तो लाहौर में है। और रंजीत सिंह जब तक जिंदा है, सब चीज सही है, 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु लाहौर में हो जाती है और यही टर्न कर गया पूरा। जितना बढ़िया से उठे रंजीत सिंह के मरते ही अब देखो क्या घटना हो रही है। जो है इनका बेटा हेड बनेगा तो बेचारा कोई रोग से मर जाएगा, अगला हेड बनेगा उस पर दिवाले गिर जाएगा, अगला हेड बनेगा दूसरा एगो भाई आके मार देगा। बड़ा कोई अस्थाई नहीं है। रंजीत सिंह के बाद चूंकि कारण था, रंजीत सिंह कई विवाह किए थे और कई विवाह किए तो हर संतान चाह रहा कि इनके बाद हेड हम ही बने, सबका जितना है चाह रहा हम हेड बने पूरा लेकर के और इनके सिस्टम को बैठा दिया। और यही सिस्टम को जरा समझना है, सिस्टम बहुत आसान है। अब इसी में सबसे पहले हेड कौन बने? खड़क सिंह, और खड़क सिंह जहर देके इनको मंत्री ही मार दिया। तब हेड बने नौनिहाल सिंह, तो ये बेचारे नौनिहाल सिंह किनारे खड़ा थे, दुर्ग का दीवार गिर गया इन्हीं पर, नौनिहाल सिंह मर गए। तब हेड बने शेर सिंह, तो शेर सिंह की हत्या इनका सतीला भाई अजीत सिंह कर दिया और अजीत सिंह जब कर दिया तो अजीत सिंह कहा कि हम हेड है। अब सब घटना लगातार हो रहा है, अस्थायी तो है ही नहीं। और सबसे अंतिम विवाह किया थे रंजीत सिंह जिंद कौर से, ये सबसे लास्ट विवाह। और जिंद कौर जो देख रहे हो, इसका छोटा एक बेटा है दिलीप सिंह, 5 साल का, लास्ट विवाह 5 साल का बेटा है। अब सब बेटा एक दूसरे में कोई जहर दे रहा है, कोई दीवार गिर गया, कोई कुछ कर रहा है, एक मार दिया। तो अजीत सिंह अब देख रहा है कि राजा हम बन गए हैं, तो जिंद कौर के भाई हैं ध्यान सिंह, ये क्या करते हैं कि भाई हमारी बहन ऐसी रहेगी और हमारे बहन का बेटा 5 ही साल का है, लास्ट में विवाह है, तो इसको मेन हेड होना चाहिए। और ध्यान सिंह अजीत सिंह की हत्या कर दी और इसके बाद अपने ध्यान दीजिए भागना कौन है? दिलीप सिंह, इसको हेड बनाए। 5 साल का लड़का पंजाब का हेड है और जिंद कौर को कहे कि तुम संरक्षिका रहो। अब समझ ही रहा होगा, अंग्रेज तो सतलज के किनारे इंतजार कर रहा था भूखे शेर की तरह, कब उधर कमजोर पड़े। जब तक रंजीत सिंह है क्या हिम्मत हुआ? नहीं, मेटकाप देखो गया और संधि करके निकल गया। इधर अब घटना कितना टर्निंग है। उतने बड़े पंजाब का राजा कौन है? दिलीप सिंह, उम्र कितना? 5 साल, महिला एक संरक्षिका। अंग्रेज यही इंतजार कर रहे थे और बस लीजिए सिख युद्ध शुरू हो गया। और यही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में किसके समय है? लॉर्ड हार्डिंग के समय, अंतिम गवर्नर में भी लॉक हो। और ये क्या किया? एक नेतृत्व करता है गॉफ, गॉफ के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना और इस साइड में सिखों के सेना के नेतृत्व लाली कर रहे हैं। लाली के नेतृत्व में लाल सिंह के नेतृत्व में दिलीप सिंह की सेना है, सॉरी दिलीप सिंह के नेतृत्व में सेना है, लाल सिंह के नेतृत्व में है। दोनों गॉफ और लाल सिंह में लड़ाई हुई, सिख बुरी तरह हार गए और दिलीप सिंह रह कहां रहे थे? लाहौर में। पूरे क्षेत्र पर लाहौर तक अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और ये देखिए 1845 में सबराई की संधि हुई और इस सबराई की संधि के द्वारा ये लाहौर पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेज का। लेकिन अब सिख लोग अंग्रेज को तुरंत मानेंगे थोड़े, लोग भी तो हल्ला करेंगे, इसीलिए इन लोग फिर ध्यान दिए और मार्च 1846 में लाहौर की संधि किए और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध खत्म किए। संधि बड़ा जबरदस्त रहा, कहा गया सिख सेना भंग किया जाए। अब देखो सिख की पूरा सेना भंग हो गया। इतना ही नहीं, कहे कि लड़ाई में मेरा बहुत नुकसान है, 1.5 करोड़ रुपया लाओ। पूरे जिंद कौर के पास 50 लाख रुपया था, 1.5 करोड़ कहां से आएगा? तो हुआ कि कोई क्षेत्र बेच के लाओ। तो जिंद कौर कही कि तो ठीक है कश्मीर बेच देते। कश्मीर 1 करोड़ की बोली लग रही है कि 1 करोड़ में जिसको खरीदना पूरा कश्मीर हो जाएगा। एक कट्ठा नहीं बोला जा रहा, पूरा कश्मीर 1 करोड़ में बिक रहा, जिसको खरीदना है खरीदिए। अब देख लीजिए, गुलाब सिंह कहे कि लो 1 करोड़ हमारा कश्मीर। अब देखो कश्मीर खरीदने वाले गुलाब सिंह है। तो जब आजादी की कहानी सुनोगे तो वही गुलाब सिंह से होते होते तब कश्मीर पर फिर अंतिम कौन आएंगे? हरि सिंह। और वो देखोगे कैसे जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, वो फिर कश्मीर की कहानी में गुलाब सिंह को याद करवाए। तो तुम समझना कि गुलाब सिंह का मतलब हर जाना 1.5 करोड़ और 1 करोड़ में बिक गया है कौन? कश्मीर। और उस 1 करोड़ में खरीदने वाले कौन है? गुलाब सिंह। अब यहां पर देख लीजिए, यहां गुलाब सिंह एक राजा है और उस समय अब देखो राजा को छोटे छोटे 500-600 राजा। अब जो राजा बड़े क्षेत्र को खरीद रहे हैं, बड़ा हो गए, उनका नाम हो। तुम्हारे गांव में भी कई लोग हैं पैसा रखे हुए अचानक कोई बड़ा चीज कर दिए, नाम हो। उसी टाइप में गुलाब सिंह अब तक कोई बहुत फेमस नहीं है, कश्मीर खरीद रहा है तो फेमस हो गया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्षेत्र पूरा खरीद। अब यहां पर हम लोग देखें, ये अब भेरावल की संधि स्पेशल की गई जिंद कौर। जिंद कौर को कहा गया कि सुनिए आप 48,000 पेंशन प्रति महीना लीजिए और लाहौर में मत समझिएगा कि हम लोग परमानेंट, जब तक आपका बेटा दिलीप सिंह व्यस्क नहीं होता हम लाहौर सेना रखें और आपसे ही नहीं चलेगा, इसलिए हम लोग रहेंगे। सिख शांति में है कि परमानेंट नहीं बोल रहा है, कुछ दिन रहेगा। अब देखिए टर्निंग आ गया, यही लॉर्ड डलहौजी लाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और सिख युद्ध कितने हुए? 2। और लास्ट देखोगे डलहौजी, ये कितना तेज है उसको जरा हम लोग ध्यान दीजिए। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? ये कह रहा है कि लाहौर क्षेत्र में दूसरा क्यों, और दिलीप सिंह की उम्र इतना कम है, राजा बनेगा, पढ़ाई लिखाई करो। लॉर्ड डलहौजी जाके दिलीप सिंह को समझा रहा है कि बाबू एक तो तुम्हारे यहाँ पिताजी को मिला था कोहिनूर हीरा, वो दे दो। लॉर्ड डलहौजी सोचो दिलीप सिंह से ठग लेता है कोहिनूर हीरा और उस कोहिनूर हीरा को इंग्लैंड महारानी को भेजता है कि देखिए हम भेजे हैं। इंग्लैंड महारानी कही इतना बड़ा हीरा, हीरा का प्राइस बड़े आकार में होता है। अब हीरा का कोई अंगूठी पहने है और उसमें छोटे छोटे चिप्स है तो प्राइस कम है, लेकिन एक पूरे हीरा हो गया तो वो प्राइस है। हीरा का मतलब कितना बड़ा है उस पर उसका प्राइस। अब जो कोहिनूर हीरा था एक बहुत बड़े आकार का हीरा, कोहिनूर हीरा अब जैसे ब्रिटिश महारानी को गया तो वो अपने मुकुट में कहीं के ऊपर लगा दीजिए। और ब्रिटिश महारानी के यहाँ कोहिनूर हीरा डलहौजी भेजा था, आज भी वहीं, और ये दिलीप सिंह से ठग लिया। दिलीप सिंह को अब सोच लीजिए, देखा कि अब हमारा मामला निकल ही जाए तो 1848-49 में इसमें कौन सेनापति है? चार्ल्स नेपियर। उधर लाल सिंह कंटिन्यू है, इनकी स्थिति खराब है, पूरा खत्म, पूरा पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। दिलीप सिंह को कहा गया कि तुम्हें 10 लाख पेंशन मिलेगा, पढ़ने लंदन चले जाओ। जान के देखो अंग्रेज इतना तेज था, वो क्या किया, इस सिख को, तुम्हें सर होगा दिलीप सिंह तो सिख है, और इस सिख को जिसको रखना था बाल, जिसको रखना था काला, जिसको रखना था दाढ़ी, जिसको रखना था पूरा कृपान, उसको पढ़ने कहां भेज दिया? लंदन। और लंदन में कोई जाएगा तो काला और कृपान रखेगा? तू ऐसा अंग्रेजी सीख के आया। एक मिनट बैटरी बदलने दीजिए, चलिए ध्यान दे, बैटरी बदलते रहेगा, हम चार्ज हैं, ध्यान दो, सुनो पहले बढ़िया से ध्यान दीजिए। दिलीप सिंह को अंग्रेज ऐसा कर दिया कि तुम्हें जान के गहरा असर होगा, लंदन से जब वो पढ़ के आया तो फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है और सिख धर्म का कोई सिस्टम नहीं है, ना उसके पास पगड़ी है, ना उसके पास कृपान है। सिख लोग इसी को देख के कह रहा है कि सिख का हेड बनेगा।
अंग्रेज जान के उसको लंदन में ऐसा ट्रेनिंग किया कि सिख रहे नाम का अंदर से पूरा अंग्रेज बना, और यहाँ पे वो अंग्रेजियत जैसा शासन किया। तो बताओ दिलीप सिंह के कोई वेटेज वैल्यू फिर रहेगा? सिखों ने इसका वैल्यू ही नहीं दी, और इसीलिए पंजाब साम्राज्य जो देख रहा है अंग्रेज के अंतर्गत ही ये शामिल हो गया। तो अब पंजाब को भी हम लोग लिखेंगे, फिर 10 से 15 मिनट केवल अवध सुनना है, अवध छोटा है और तब कंप्लीट सेक्शन हो जाएगा। लिखिए जल्दी से पहले, ना ना स्टेप स्टेप पहले सुनो, नहीं लिख लिखे, नहीं तो तुम लोग मत आएगा। लिखो जल्दी से, अरे जल्दी से लिखे। नीचे गुरु नानक लिख दो, जन्म 1469, लिखते जाओ, ऐप गैप भुला जाओ, नीचे लिख दीजिए। सब 27 के बाद चिंता खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू तो 7:30 तक चलेगा, गड़बड़ा कह रहा। लिखिए जन्म 1469 पाकिस्तान के, 1469 पाकिस्तान के तलवंडी के, पाकिस्तान के तलवंडी के ननकाना साहिब, पाकिस्तान के तलवंडी के ननकाना साहिब, ननकाना साहिब, ननकाना साहिब। एक दो बच्चा शायद लगता है मैसेज किया था, टेक्निकल जो हमारा स्टाफ है, कहा कि सर मैसेज किया कि बहुत स्पीड पार, हम कि सबका सुनना बंद करके अभी मेरा सबका सुनना होगा। कारण है बाकी सबका सुनेगा तो यही हाल हो जाएगा। एक बाप बेटा मिलकर एक गधा खरीदा, और गधा खरीदने के बाद वो बाप बेटा गधा के साथ चल रहा, तो एक गांव वाले ने कहा कि देखो दोनों कितना मूर्ख है, गधा रहते पैदल चल रहा। तो दोनों ने सुना, तो पिता समझदार थे, बेटा को कहा देखो बेटा लोग हंस रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस पर बैठ के चलो। दोनों बैठ गए और तब चलने लगे। अगला गांव देखा तो कहा कि देखो देखो कितना निर्दयी है, एक गधा पर दोनों बैठ गया, बेचारा का प्राण निकाल देंगे। और तब कहे कि बेटा शिकायत हो रहा है, इसलिए ऐसा करो, बेटा को कहे कि तुम बैठो और हम पैदल चलते हैं, एक ही आदमी रहो, लोग शिकायत ना करें। तो बेटा बैठ गया, पिता पैदल चल रहा है। अगला गांव कहा कि देखो यही कलयुग है, बेटा बैठा है और बाप पैदल चल रहा है। तो कहे कि बेटा शिकायत हो रहा है, तुम उतर जाओ, हम बैठ के चलते हैं। तो वो बैठ के चलने लगा। अगला गांव कहा कि देख लो कैसा निर्दयी बाप, टूअर जैसा बेटा है, पैदल चल रहा है, अपने बैठ गया। कहा बेटा सब विधि किए, लोग हंसी रहा, अब एक विधि बच रहा है, हम ही दोनों मिलकर गधे को टांग के ले चलते हैं, यही वाला बच रहा है, और तो कोई विधि बच नहीं रहा। तो वही चीज है, कुछ भी करेंगे तो दो गधा मिल जाएगा जैसे हो रहा। तो उसमें सुनेंगे ना, तो हम वही कहानी अपने टेक्निकल स्टाफ को सुनाए कि कुछ भी करेंगे हम उनके अनुसार से सब हटा देंगे, शुरू करेंगे खूब कहानी एकदम मस्ती से पढ़ाएंगे, खूब कुछ बच्चा खुश होगा, लेकिन दो फिर भेजेगा, ऐसे सिलेबस खत्म होगा, सर को नहीं पता चल रहा है कि डेट क्या है, कहानी सुनाते रहते हैं, इतना धीरे चल, आखिर क्या किया जाएगा। तो हमने टेक्निकल स्टाफ को बोला कि बस जो बोले अभी चुपचाप हमारे दिमाग से चलने दो, परीक्षा बाद कहेगा कि गुड सर पीटी पास हो रहा है। मेन तो यही है ना, अभी जितना दुख रहेगा वो सब सहते जाएगा, दुख तुम इतना सहेगा, दिन दिन भर तुम इतना बैठेगा, रिजल्ट दूसरा को थोड़े देख। और अभी सुन लीजिए, पढ़ने के दौरान कई बार लगेगा कि हमें याद नहीं, लेकिन परीक्षा हॉल में कष्ट में वो याद आएगा कि हाँ सुने सुने है ही वाला, लगता है ही होगा, सुना रहेगा ना तो लगता है पे आ जाएगा, सुनने नहीं रहेगा तो कहां से आएगा। तो अभी वक्त परिस्थिति के अनुसार जो है बस सब जगह से हम बंद करके बस अपना मार्ग ही चल रहा है। इसीलिए उसमें हम सुना दिए कि कई लोग, तुम लोग तो नहीं करता होगा, ऑनलाइन वाला में कुछ वैरायटी होगा, तो चूंकि इतने वैरायटी है ना कि कुछ भी करेंगे तो वैरायटी आंसर आएगा। तो अभी सिर्फ हमारे अनुसार 12 के बाद फिर खुद ही हम आंसर मिलाएंगे ना, उस दिन तुम लोग कहेगा क्या सही, हम इसमें परीक्षा होगा, हर साल मिलाते हैं, इस बार भी होगा, चलेगा यूट्यूब पर आंसर मिलवाएंगे। तो हाँ हमें मालूम है कि बोलेंगे देखो ये एकदम हो चुका था, तुम कहेगा जी सर मेरा सही, तो होगा कि ना एकदम ठीक ठाक आ रहा है। चल जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, नीचे लिखो मृत्यु, नीचे लिख दिए मृत्यु 1539 करतारपुर, मृत्यु 1539 करतारपुर, करतारपुर नीचे लिख दीजिए। ज्ञान प्राप्ति, करतारपुर पाकिस्तानी है। ज्ञान प्राप्ति ब्यास के सहायक नदी, ब्यास के सहायक नदी काली बेई, काली बेई, ब्यास की सहायक नदी काली बेई। चलिए नीचे लिख दो, नीचे लिख दीजिए। दूसरा नंबर देखिए गुरु अंगद, उपदेश वगैरह का नहीं काम है, उसको सगुन निर्गुण में बातें आ जाएगी। नीचे लिख दीजिए दूसरा नंबर गुरु अंगद, डेट वगैरह का नहीं काम है, डेट वगैरह तुमको कोई आवश्यक नहीं है, लिख दिया इच्छा तो लिख सकते हो। गुरु अंगद नीचे डैश लिखो। मूल नाम लहना, इसमें स्टार लगा देना, लहना इंपॉर्टेंट तुम्हारा यहाँ, मूल नाम लहना, नीचे डैश लिख दीजिए। लहना को गुरु नानक की आत्मा कहे, लहना को गुरु नानक की आत्मा कहे सबसे प्रिय शिष्य थे, गुरु नानक की आत्मा कहे सबसे प्रिय शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य थे। नीचे डबल स्टार लगा लिख दो। गुरुमुखी लिपि का विकास किया, गुरुमुखी लिपि का विकास किया, गुरुमुखी लिपि का विकास किया। नीचे लिख दीजिए तीसरा नंबर गुरु अमरदास, गुरु अमरदास नीचे डैश लिखिए। पहले पंगत उसके बाद संगत, पहले पंगत उसके बाद संगत, पंगत समझ गया ना, गांव में लोग अभी भी बात करते हैं पंगत लगा जाए, पंगत उठ जाए, तो पंगत माने एक साथ बैठ के खाना, पहले पंगत उसके बाद संगत। नीचे स्टार लगा लिख दो। लवन पद्धति का विकास, लवन पद्धति माने विवाह के लिए पद्धति, लवन पद्धति उन्होंने दिया, कितने फेरा, 4 फेरा का, लवन पद्धति का विकास। चलिए चौथा नंबर लिख दीजिए गुरु रामदास, गुरु रामदास नीचे डैश लिख दो। गुरुपद वंशानुगत, रामदास के समय गुरुपद वंशानुगत, गुरुपद वंशानुगत नीचे डैश देखिए। अकबर द्वारा दिए गए जमीन पर अमृतसर शहर की स्थापना, अकबर द्वारा दिए गए जमीन पर, अकबर द्वारा दिए गए जमीन पर अमृतसर शहर की स्थापना। नीचे पांचवा डबल स्टार लगा दीजिए। गुरु अर्जुन देव, इंपॉर्टेंट है आपका, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव नीचे डैश लिखो। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ ब्रैकेट में गुरु ग्रंथ साहिब, आदि ग्रंथ ब्रैकेट में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, आदि ग्रंथ ब्रैकेट में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। नीचे डैश लिखिए मनसद, मनसद प्रथा प्रारंभ, मनसद प्रथा प्रारंभ, मनसद में क्या है, आय का 1/10 दान, ब्रैकेट में कर देना। मनसद प्रथा प्रारंभ ब्रैकेट में 1/10 भागदान, 1/10 भागदान। नीचे लिख दीजिए स्वर्ण मंदिर का नींव, स्वर्ण मंदिर का नींव, स्वर्ण मंदिर का नींव। नीचे डबल स्टार लगा लिख दीजिए। खुसरो के समर्थन के कारण, खुसरो के समर्थन के कारण, खुसरो के समर्थन के कारण अर्जुन देव को मृत्युदंड, अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने दिया,
अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर ने दिया। नीचे लिख दीजिए छठा नंबर गुरु हरगोविंद। छठा नंबर गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद नीचे डैश लिख दो, स्टार लगा के सिखों को लड़ाकू जाति में बदला। सिखों को लड़ाकू जाति में बदला। सिखों को लड़ाकू जाति में बदला। नीचे डैश स्टार लगा के अकाल तख्त की स्थापना किया। अकाल तख्त की स्थापना किया। अकाल तख्त में समझ गया ना, जिस तख्ते पर सबसे न्यायिक प्रधान बैठे, अकाल तख्त की स्थापना किया। नीचे डैश देखिए कश्मीर में कीरतपुर शहर की स्थापना किया। कश्मीर में कीरतपुर शहर की स्थापना किया। कीरतपुर शहर की स्थापना किया। चलिए खाली सातवां लिख दो गुरु हरराय और आठवां लिख दो गुरु हरकिशन। ये लोग से प्रश्न नहीं आता। सातवां नंबर गुरु हरराय, आठवां गुरु हरकिशन। केवल नंबरिंग दे दीजिए दोनों का, गुरु हरराय और गुरु हरकिशन। चलिए स्टार लगा के नौवां कर दीजिए, नौवां से प्रश्न आएगा। गुरु हरराय और गुरु हरकिशन। स्टार लगा के नौवां गुरु तेग बहादुर। नौवां गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। नीचे डैश लिखो गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। नीचे स्टार लगा के डैश लिखो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया। औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया। चलिए 10वां नंबर लिख दीजिए गुरु गोविंद सिंह। 10वां नंबर गुरु गोविंद सिंह। हाँ, पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहेगी, बाद में रंजीत सिंह उसको फिर पुनरुद्धार करेगा। स्वर्ण मंदिर तो लंबा प्रक्रिया रहेगा। नीचे गुरु गोविंद सिंह डैश लिख दीजिए अंतिम, अंतिम सिख गुरु, अंतिम सिख गुरु, जन्म पटना साहिब, जन्म पटना साहिब, गद्दी आनंदपुर ब्रैकेट में पंजाब, मतलब पंजाबी बैठते थे आनंदपुर में। गद्दी, गद्दी में बैठना जहां गुरु बैठेंगे अकाल तख्त जैसा, गद्दी आनंदपुर पंजाब। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए 1699 में, 1699 में पंच प्यारे के साथ खालसा पंथ की स्थापना। ये खालसा पंथ मेन लड़ाकू वाले सब सिस्टम हो गए, 5 ककार वाले। पंच प्यारे के साथ खालसा पंथ की स्थापना। पंच प्यारे के साथ खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना। नीचे लिख दो पंच ककार, पंच ककार केस कृपाण कंघा कड़ा और कच्छा रखना आवश्यक। केस कृपाण, कृपाण माने तलवार या चाकू लेके हमेशा रखिए। केस कृपाण कंघा, अब केस बढ़ा लिया है तो कंघा भी तुमको रखना पड़ेगा। कंघा काड़ा, काड़ा और कच्छा, ये 5 ककार है, पांचों क से है, सिखों के लिए इन्होंने आवश्यक किया। नीचे डैश के लिखो लड़ाकू सेना निहंग तैयार किया। लड़ाकू सेना निहंग तैयार किया। लड़ाकू सेना निहंग तैयार किया। निहंग तैयार किया। नीचे डैश के लिख दीजिए वजीर खां के द्वारा, वजीर खां के द्वारा 1702 में, वजीर खां के द्वारा 1702 में आनंदपुर के युद्ध में, आनंदपुर के युद्ध में इनके बेटे की हत्या, आनंदपुर के युद्ध में इनके बेटे की हत्या। 2 बेटा का, फिर आगे का युद्ध में 2 भेजा। तो हाँ, इसमें आनंदपुर के युद्ध में बेटे की हत्या। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए बोलो ये आनंदपुर छोड़ के कहां चले गए? महाराष्ट्र। नीचे डैश लिख दीजिए आनंदपुर छोड़कर महाराष्ट्र के नांदेड़, आनंदपुर छोड़कर महाराष्ट्र के नांदेड़ गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ गए, नांदेड़ गए, जहां धोखे से, जहां धोखे से जमशेद खान ने हत्या कर दिया। जमशेद खान ने हत्या कर दिया, हत्या कर दिया। नीचे डैश लिखो इनके धार्मिक उत्तराधिकारी, इनके धार्मिक उत्तराधिकारी गुरु ग्रंथ साहिब, धार्मिक उत्तराधिकारी गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब और राजनीतिक उत्तराधिकारी, और राजनीतिक उत्तराधिकारी बंदा बहादुर बने। बंदा बहादुर बने, बंदा बहादुर बने। नीचे हेडिंग दो बंदा बहादुर। नीचे लिखिए बंदा बहादुर ब्रैकेट में 1708-16, बंदा बहादुर 1708-16। नीचे लिखो डैश देखिए मूल नाम लक्ष्मण सिंह, मूल नाम लक्ष्मण सिंह, मूल नाम लक्ष्मण सिंह। नीचे लिख दीजिए सरहिंद, सरहिंद में वजीर खां की हत्या कर, सरहिंद में वजीर खां की हत्या कर सिख के प्रथम राज्य की स्थापना किया। सिख के प्रथम राज्य की स्थापना किया। सिख के प्रथम राज्य की स्थापना किया। नीचे डैश देखिए 1716 में, 1716 में फर्रुखसियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या की गई। फर्रुखसियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या की गई। फर्रुखसियर द्वारा बंदा बहादुर की हत्या की गई। नीचे डैश देखिए बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद 12 छोटे छोटे सिख मिल्स की स्थापना हुई। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद 12 छोटे छोटे सिख मिल्स की स्थापना हुई। 12 छोटे छोटे सिख मिल्स की स्थापना हुई। सिख मिल्स की स्थापना हुई जिसमें सुकर चकिया मिल्स ब्रैकेट में पंजाब प्रमुख था। जिसमें सुकर चकिया मिल्स ब्रैकेट में पंजाब प्रमुख था। सुकर चकिया मिल्स पंजाब प्रमुख था, जिसके संस्थापक चरत सिंह थे। जिसके संस्थापक चरत सिंह थे। चरत सिंह, जिसके संस्थापक चरत सिंह थे। चलिए नीचे मेन हेडिंग दो महाराजा रंजीत सिंह। नीचे हेडिंग दीजिए महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। चलिए नीचे डैश लिखो 1801 में,
1801 में महाराज की उपाधि धारण किए। 1801 में महाराज की उपाधि धारण किए। महाराज की उपाधि धारण किए। नीचे लिख दीजिए प्रशासनिक राजधानी लाहौर, प्रशासनिक राजधानी लाहौर और आध्यात्मिक राजधानी अमृतसर बनाया। प्रशासनिक राजधानी लाहौर और आध्यात्मिक राजधानी अमृतसर बनाया। और आध्यात्मिक राजधानी अमृतसर बनाया। नीचे डबल स्टार लगा के लिखना 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ, इस समय मेटकाफ गवर्नर नहीं है, ध्यान रखना, मेटकाफ गवर्नर बनता है 1860-61 के आसपास, ठीक है ना, तो इसलिए मेटकाफ गवर्नर नहीं है, गवर्नर बन के बाद में आएगा। चार्ल्स मेटकाफ ने अमृतसर की संधि किया, अमृतसर की संधि किया, अमृतसर की संधि किया, जिसमें रंजीत सिंह की सीमा, रंजीत सिंह की सीमा सतलज नदी निर्धारित की गई। रंजीत सिंह की सीमा सतलज नदी निर्धारित की गई, सतलज नदी निर्धारित की गई। नीचे स्टार लगा के लिख दो अफगान शासक शाह सुजा दुर्रानी, अफगान शासक शाह सुजा दुर्रानी, अफगान शासक शाह सुजा दुर्रानी इन्हें कोहिनूर हीरा दिए। शाह सुजा दुर्रानी इन्हें कोहिनूर हीरा दिए, इन्हें कोहिनूर हीरा दिए। नीचे लिख दो 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई, रंजीत सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई। चलिए नीचे लिख दीजिए, नीचे लिखें 1845 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में लिखे रंजीत सिंह के अल्पवयस्क बेटे, रंजीत सिंह के अल्पवयस्क बेटे दिलीप सिंह, दिलीप सिंह, दिलीप सिंह महाराजा बने, महाराजा बने और संरक्षिका, और संरक्षिका बोलो संरक्षिका कौन है, जिंद कौर बने, संरक्षिका जिंद कौर बने, संरक्षिका जिंद कौर बने। इस सब कहानी से कोई क्वेश्चन नहीं आता, यहां सीधे रंजीत सिंह दिलीप सिंह मेन दो ही तुम्हारा, संरक्षिका जिंद कौर बने। नीचे हेडिंग दे दो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, अभी तो अवध बाकी है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। थक गया रे, सुन लो, खैर अरे सुन लीजिए एक बात, आज बार तुम लोग को बुलाया हुआ है, कल उन लोग को छुट्टी रखेंगे, कल सुन लीजिए, कल हम चाह रहे हैं कि आप लोग के साथ 11 से लेकर एकदम 6 साढ़े 6 तक चले, और कल सुन लो भूगोल का, भारत भूगोल का भी कम से कम 3 लेसन कल खत्म करेंगे, 2 को तो पक्का करेंगे, कल भारत भूगोल का 2 लेसन, और इस साइड में कल इधर बच गया प्रथम आंग्ल द्वितीय आंग्ल, उसके बाद थोड़ा अवध, 1857 नेपाल बर्मा और फिर अफगानिस्तान, इतना पहुंचा देंगे तो एकदम लगभग लगभग पहुंच जाएगा, तब आराम हो जाएगा। संडे बचा कुचा 1857 के विद्रोह इसमें रहेगा ही, संडे बचा कुचा पेज एकदम निकल जाएगा। संडे कोशिश करें गांधी जी तक अगर पहुंच गया तो फिर मंडे को तो ट्यूसडे आजाद करा देंगे, गणतंत्र दिवस के पहले स्वतंत्र करा देना है, समझ रहा है ना, तो ध्यान दीजिए। तो सुन लो रे, कल आप लोग का जो टाइम है, कल ऐसा करेंगे, तुम लोग मैंने देख रहे थक जा रहा है, 11 बजे से सुन लो, 11 बजे से हर 2.5 घंटे पर 5 मिनट का गैप दे देंगे, बीच में 15 मिनट का गैप दे देंगे कि बढ़िया से ले लो, और गैप लेते रहोगे तो विषय भी चेंज करते रहेंगे, तो उससे तुम्हारे लिए इंटरेस्टेड होते भी रहेगा, और कोशिश करेंगे आपका 6 साढ़े 6 कल आराम से चले, ठीक है ना। तो कल 11 से कंटिन्यू, ऐसी रिजल्ट आएगा, पास होगा तो याद होगा कि ऐसे हुआ है, दिन दिन भर बैठ के पढ़ते थे, रिजल्ट ऐसे आएगा रे, इसमें मेहनत तो करना होगा। चलिए आज बार आराम, निकल जाओ।